बोलिए। केम छो તમે? आगे चले। तो देखिए, ब्रेक के पहले तक हम यहां पहुंच गए थे कि बेसिकली देखो, एक तो ये हमारे ध्यान में आ गया। हाँ जी, सभी साथ चलने की स्थिति में है। एक तो ये हमारे ध्यान में आ गया कि हम जो भी कुछ हमारे सोचने पे भी कोई नियम लागू हो, में ये हमारे सोचने पे भी कोई नियम लागू, हर चीज किसी नियम से चल रही है। हम नियम पूर्वक सुखी हो रहे, नियम पूर्वक दुखी हो रहे, नियम के साथ कुछ चल रहा है। जैसे हमने एक नियम पहचान लिया कि भाई मानव भ्रमित रहे कि जागृत रहे, किसी भी स्थिति में रहे, वो जो कुछ भी करता है किसी सुख की तलाश में करता है। तो ये कोई स्पेशल मानव की बात नहीं हो रही है। इतना ही है कि जैसा हमारा मानसिक स्तर है उसके अनुसार हमारी सुख की परिभाषा है। तो किसी की सुख की परिभाषा शराब है, उसको उसी में सुख दिखता है। तो हमारी सुख की, हमारी परिभाषा जो भी हो, हमारा सुखी होने का तरीका जो भी हो, लेकिन एक नियम बराबर काम कर रहा है कि हम जो कुछ भी करते हैं किसी सुख की तलाश में कर रहे हैं, है ना। ये हिलता नहीं है, इसको कितना भी हिला के देखो। तो धीरे धीरे ऐसे हमको हर जगह में वो नियम पहचान में आते जाएगा। हाँ, तो ब्रेक के पहले की चर्चा में हमने यहां तक हम पहुंच गए कि मानव जो कुछ भी करता है किसी सुख की तलाश में करता है। यदि इतनी बात है तो फिर सुख क्या है? सुख क्या है? अभी के माहौल को देखें तो सबके लिए सुख एक है कि अलग अलग है? अलग अलग है। अपना सब कुछ अलग अलग है, बस छत एक है। तो प्रॉब्लम इसलिए लोगों ने छत भी अलग अलग कर दी। यही वजह है हमारा जिंदगी क्यों जी रहे हैं वो सबका अलग अलग है। और ये भी अब ध्यान में आ गया कि जो अलग अलग है वो कहां पे है? भौतिक स्तर पे। तो शरीर के धरातल पर, जिंदा रहने के धरातल पर हम क्या बोले, समझ सबकी अपनी अपनी अलग अलग देश काल परिस्थिति में बदलती है। अब ये समझ में आ रहा है यार, तुम कौन सी समझ की बात कर रहे हो? क्या सभी लोगों का इंद्रियों से सुखी होने का डिजाइन एक ही रहेगा? क्या एक ही व्यक्ति का इंद्रियों से सुखी होने का डिजाइन एक ही रहेगा? नहीं रहेगा, वो बदलता रहेगा। क्या किसी व्यक्ति का फिजिकल लेवल पे सम्मानित होने का डिजाइन, रूप बल धन पद से सम्मानित होने का डिजाइन एक ही रहेगा? क्या एक ही व्यक्ति का जिंदगी भर एक ही रहेगा? नहीं, ये बदलता रहेगा। तो इसका मतलब जिसको हम अलग अलग कह रहे थे, है ना, जिसको हम अलग अलग कह रहे थे, जिसको हम समझ अपनी अपनी कह रहे थे, वो सही अर्थों में यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग है कि वो कंडीशनिंग है? अब ये ध्यान में आया कि वो यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो प्रकृति के किसी नियम की बात नहीं कर रहे हैं। हम शरीर के आधार पर सभी अपनी अनुकूलता प्रतिकूलता, मैं जब हिंदी बोलता हूं तो आपको सब पहुंचता है कि बीच बीच में कुछ गायब हो जाता है? पिक्चर सब हिंदी देखते हैं। हिंदी पिक्चर की हिंदी अच्छी नहीं होती है ना। लेकिन बात बात पहुंच जाएगी। इसलिए कहा कि दो तीन बार एक वर्कशॉप, एक बार यदि आपको इंटरेस्ट आ जाता है तो यूट्यूब से जब बार बार देखते हैं तो हम कनेक्ट हो जाते हैं। जब कोई चीज मेरे बारे में कही जा रही है ना तो मेरे को कनेक्ट होने में ज्यादा देर नहीं, क्योंकि जो कुछ कहा जा रहा है सीधा सीधा आपके लिए कहा जा रहा है। चलिए, अब सुख की, जैसे हमने देखा कि सभी मानव सुखी होना चाहते हैं, ये एक नियम है, ऐसे ही फिर सुख की परिभाषा क्या है? तो सुख की परिभाषा के बारे कहा तो यहां कह रहे हैं कि बेसिकली सुख जो है वो
स्वीकृति के भाव में जीना, स्वीकृति का जो भाव है वही सुख है। तो यहां से इस बात पे ध्यान चला गया कि स्वीकृति बराबर सुख है और अस्वीकृति बराबर दुख है ना। जितनी लंबी स्वीकृति है उतना लंबा सुख है, जितनी गहरी स्वीकृति है उतना गहरा सुख है। और ऐसा जांच के देखें कि ऐसा है कि नहीं है। जैसे तमाम जिनको हम महापुरुष मान रहे हैं ना, हम कृष्ण को मानते हैं, भगवान बुद्ध को मानते हैं, जो भी जिसको मानते हैं, उसके प्रति तो उसका भाव वही बना रहता है लगभग सारी जिंदगी। यदि मेरी स्वीकृति नहीं बदलती है, यदि मेरी स्वीकृति वैसी ही बनी रहती है, तो उसके प्रति मेरा भाव भी वैसा ही बना रहता है। स्वीकृति ही मेरा भाव है, भाव की स्वीकृति ही भाव है। तो इसको थोड़ा जांच के देखें ऐसा है कि नहीं है। सीधे सीधे अपने में क्रिया रूप में देखें कि ऐसा मेरे अंदर जब मैं सुखी होता हूं, दुखी होता हूं, तो क्या होता है। दुख का मतलब कोई चीज स्वीकार नहीं हो पा रही है, ऐसा है नहीं है। थोड़ा सूक्ष्मता से जांचें, अच्छे से जांचें, क्रिटिकली जांचें। सहमत होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जब भी आप कोई चीज को स्वीकारते हैं इसका नाम सुख है, जब भी स्वीकार नहीं पा रहे हैं इसका नाम दुख है। ऐसा है नहीं है। कोई एग्जाम्पल ढूंढ के लाओ कि आप कोई चीज को अस्वीकार करते हैं और आप दुखी हैं, अस्वीकार करते हैं और सुखी हैं। हाँ जी, माइक पीछे। हमारे परिवार में हम रिलेशन में सबको स्वीकृत करते हैं, लेकिन जब उनका बिहेवियर खराब हो जाता है तब अस्वीकृति आ जाती है और हमारा भाव बदल जाता है। अस्वीकृति आती है तो इसका नाम दुख है, स्वीकार रहता है तो सुख है। मैं मैं चाह रहा हूं कि कोई आप ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ के लाएं जो उसके विपरीत हो। अस्वीकृति में आप सुखी होते हो और स्वीकृति में आप दुखी होते हो, ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ के लाएं और अपनी घटी घटनाओं से लेके आए तो अच्छा है। माइक ऊपर, माइक अपने मुंह के पास रखिए। नहीं, माइक काम नहीं कर रहा है शायद। भैया माइक ऑन। ओके। हाँ अब ठीक। हाँ, तो दीदी जो बता रही है ना उसी को मैं आगे लेके जाऊं। हाँ। लाइक एक जो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, उसका और मेरा कुछ झगड़ा हुआ, एंड I am clear now that I don't want her in my life anymore, and I'm happy. So मैंने अस्वीकार कर दिया और मैं खुश हूँ। गुड, बढ़िया। हाँ जी बोले, ऑडियंस बोले। नियम ये कहता है कि स्वीकृति बराबर सुख है। बहन ने जो एग्जाम्पल दिया है उसमें अस्वीकृति बराबर सुख है। इसको कैसे समझें? नए लोग बोले। हाँ जी बोलिए। भैया चालू करके दीजिए आप लोग, जब भी किसी को दें चालू करके दे दें, वापस अपने ऑफ कर ले। या हाँ, एक्चुअली आपका थोड़ा परिचय कर दीजिए। मेरा नाम गौरव जैन है, साउथ भोपाल अहमदाबाद में रहता हूँ। क्या करते हैं? मैं इक्विटी एनालिस्ट हूँ। देखो अभी तो यही परिचय है, क्या करते हैं ये क्या समझ में आया? काम करते हैं, क्योंकि जिंदा रहने के धरातल पर हमारी पहचान ही ये है कि हम क्या करते हैं। देखो एक आपको रोक रहा हूँ, जी किसी के घर जाते हैं, बच्चे से क्या पूछते हैं? क्या बनना चाहते हो? बड़े होके क्या बनोगे? और तुमने बन के बड़ा उखाड़ उसको तंग कर रहे। तो जीने के धरातल पर जब जाएंगे तो अब क्या पूछेंगे? जब जीने की समझ के साथ किसी के घर जाएंगे तो क्या पूछेंगे?
बड़े होके कैसा जियोगे, तो उसके ध्यान में आता है यार जीना कोई चीज होती है ना। अभी जीना कोई चीज नहीं है, अभी करना कोई चीज है, बनना कोई चीज है ना। तो इससे समझ में आया कि अभी हमारी दुनिया का मतलब है कि जिंदा रहने के धरातल पर हम कोई काम करते हैं, उस काम से हमारी पहचान है। तो मेरी पहचान स्किल से है, मेरी पहचान लॉजिक और मेमोरी की एप्लीकेशन से है, कि मेरी पहचान बुद्धि से है। बुद्धि ऊपर की चीज है ना। तो इसका मतलब है कि अभी मेरी पहचान मेमोरी और लॉजिक के लेवल से जो मैंने अप्लाई किया है उससे निकल के आ रही है। आचरण से मेरी पहचान हो, ये अभी दुनिया दूर है। जी सॉरी, जी बोलिए। तो बहन ने जो एग्जाम्पल दिया तो उसमें एक तरह से उन्होंने ये एक्सेप्टेंस लेके आई हैं अपने जीवन में कि अब ये रिलेशनशिप को मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहती। तो वो शायद सुखी इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि उनके मित्र के साथ उनका संबंध अब व्यवहारिक नहीं है। आपने अपनी अस्वीकृति को स्वीकृति दिया है। आपकी अस्वीकृति देने की स्वीकृति है। मैं नहीं मानूंगा, ये मेरी स्वीकृति है। तो आप अपनी स्वीकृति के साथ हैं, इसलिए आप खुश हैं। बढ़िया, और कोशिश करो। हाँ जी, माइक लीजिए। स्वीकृति बराबर सुख, अस्वीकृति बराबर दुख। दुनिया के सभी लोगों के लिए ये नियम काम करता है। अब इसको चेक कर रहे हैं कि करता है कि नहीं करता है। नहीं सर, ज्यादातर तो ये करता ही है। नहीं, कहाँ नहीं करता है? कहाँ नहीं करता है वो मैं खाली जस्ट पूछ रहा हूँ। हाँ। कई बार हम देखते हैं कि समाज में या राष्ट्र में कहीं पर भी बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं। हाँ। अगर हम सभी नागरिक के तौर पर उनको स्वीकार कर लेते हैं तो बृहद अर्थ में वो चीज चेंज नहीं होती है। ओके, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ऐसा ही होगा। हाँ। ऐसा ही चल रहा है, जैसे भ्रष्टाचार है ऐसे ही चलेगा। बिल्कुल। भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है। तो समाज बृहद अर्थ में तो दुखी होता है। व्यक्तिगत तौर पे हो सकता है कि मैं उस समय दुखी ना हूं। हाँ, ये बात आपने अच्छी कही। तो मैं ये खाली पूछ रहा हूँ। हाँ, ओवरऑल व्यक्तिगत तौर पे ये बात सही है आप कि थोड़ा सा हमारी गति से आगे चले। हम क्या थोड़ा स्लो चल रहे हैं, आप थोड़ा तेज चल रहे हैं। तो यदि इनकी बात पे मैं जाऊं तो इनकी बात पे कमेंट कर देता हूं, फिर हम लौट के यहीं आते हैं। तब तक आप सोचते रहिए, ढूंढ ढूंढ के लाइए। यदि ये कहा जा रहा है नियम है तो मतलब नियम है तो मतलब हर जगह लागू होगा, कोई कंडीशन ऐसी हो ही नहीं सकती जहां वो लागू नहीं होगा। नियम मतलब फिर नियम ही है। तो आप कोशिश करते रहिए, जैसे इन्होंने एक गुंजाइश निकाली, अच्छी निकाली, आप भी कोशिश करिए। लेकिन इन्होंने जो बात कही है तो क्या कहें, तो यहां ये कह रहे हैं कि भाई स्वीकृति किसके लिए? स्वीकृति व्यवस्था के लिए कि अव्यवस्था के लिए? तो स्वीकृति व्यवस्था के लिए है। यदि व्यवस्था के लिए स्वीकृति है तो शरीर व्यवस्थित हो मतलब स्वस्थ हो, मन व्यवस्थित हो मतलब समझण के साथ हो, परिवार व्यवस्थित हो मतलब शिकायत मुक्त अभाव मुक्त हो, समाधान और समृद्धि के साथ हो, समझण और समृद्धि के साथ हो, समाज व्यवस्थित हो मतलब भय से मुक्त हो, प्रकृति में व्यवस्था हो मतलब प्रकृति में बैलेंस हो। तो बेसिकली जो स्वीकृति है वो व्यवस्था के लिए है, अव्यवस्था के लिए स्वीकृति नहीं है। तो अव्यवस्था के लिए अस्वीकृति रहना, अव्यवस्था के लिए अस्वीकृति रहना, लेकिन वो दुख नहीं है। दुख कोई चीज कब बनती है? अब ये बारीक तार है। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, है ना। एक पुराना एग्जांपल है जो हम सबके साथ घटा हुआ है प्राइमरी स्कूल में। एक टीचर ने क्वेश्चन पूछा। टीचर ने क्वेश्चन पूछा तो टीचर अपने आप में प्रॉब्लम है कि अपॉर्चुनिटी है? अपॉर्चुनिटी है। उनसे पूछ के देखो जिनको क्वेश्चन नहीं आता है। तो जिसको क्वेश्चन नहीं आता है वो क्या करता है? वो किसी की पीठ के पीछे अपना सर छुपा लेता है ताकि टीचर देख मत ले। और जिसको क्वेश्चन आता है वो क्या करता है? मैडम। तो इसका मतलब टीचर प्रॉब्लम है कि अपॉर्चुनिटी है?
तो इससे ये समझ में आया कि टीचर ना प्रॉब्लम है ना अपॉर्चुनिटी है। टीचर का क्वेश्चन पूछना एक घटना है, घटना है। अपॉर्चुनिटी किसके लिए है? वो घटना किसके लिए अपॉर्चुनिटी है? जिसके पास सॉल्यूशन है। वो घटना किसके लिए प्रॉब्लम है? जिसके पास सॉल्यूशन नहीं है। तो इससे एक बात पता चली कि ये पूरी सृष्टि अनंत घटनाओं की अनवरत श्रृंखला है। ये बात ध्यान में आई? ये पूरी सृष्टि, ये पूरी कायनात अनंत घटनाएं, अनकाउंटेबल अनंत घटनाओं की अनवरत श्रृंखला। अनवरत मतलब अनस्टॉपेबल। लगातार घर सूरज चांद घूम ही रहे हैं, हमारे शरीर में कोई परिवर्तन हो ही रहा है, पेड़ पौधे बदल रहे हैं, है ना, मटेरियल वर्ल्ड में भी चेंजेस आ ही रहे हैं। तो लगातार सब जगह चेंजेस आ ही रहे हैं, सब जगह चीजें बदल रही हैं। तो इस सेंस में कहा गया कि ये पूरी सृष्टि को देखें तो ये घटनाओं की अनवरत श्रृंखला है ना। शमशान घाट में जाओगे, इसी समय में कुछ लाशें जल रही होंगी, इसी समय में किसी हॉस्पिटल में जाओगे, कुछ बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो यदि सही अर्थों में देखें तो हर एज लगातार बनी हुई है। छोटी उम्र के बच्चे हर समाज में है कि नहीं? किसी भी क्लास 1 में जाओगे, क्लास 1 खाली हो गई क्या? जबकि क्लास 1 के बच्चे क्लास 2 में चले गए, तो क्लास 1 में नए बच्चे आ गए, संसार में नए बच्चे आ गए। अच्छी बात, सबसे सुखद घटना क्या है? आदमी मरता है। आदमी की उम्र 400 साल होती तो क्या करते, है ना? तो अभी सबसे सुखद घटना यह है कि कम से कम जितना भी भ्रमित मास है अगले 20 साल में चल देगा, या तो सुधर जाएगा या ऊपर चला जाएगा। तो आपके पास हमेशा अपॉर्चुनिटी है कि उस समाज में पैदा होने वाले नए बच्चों को आप बेहतर जिंदगी दे सको और ये समाज बेहतर हो सके। कितना सुखद काम है। हम जब शिविर करते हैं तो लोग बोलते हैं आप मंत्रियों को समझा दो, आप संसद में जाके बोल दो, आप इसको बोल दो। मैं कहा भैया हम तो भावी संसद से बात कर रहे हैं, तुम्हारी पहुंच हो तो तुम बात करवा दो, हम तो बोल देंगे, हमको क्या। तो क्या निकला? क्या निकला? घटनाएं अनवरत हैं, नहीं रुकती हैं। तो इसका मतलब है टीचर क्या है? घटना। घटना का मतलब जो घट रहा है, बदल रहा है। तो इसका मतलब समझ में आ गया कि टीचर भी एक घटना है। सास क्या है? सास पूछता हूं तो दुर्घटना बोलते हैं। अभी सास दुर्घटना नहीं है, अभी बहू दुर्घटना है। पहले बहू आती थी डरते हुए कि सास कैसी होगी, अभी बहू आ रही है तो सास डर रही होगी बहू कैसी होगी। तो जमाना बदल गया। खैर, इन सारी चीजों में ये देखेंगे तो इससे ये समझ में आया कि हमारे चारों तरफ घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो समाज में अव्यवस्था के रूप में है, चाहे वो परिवार में अव्यवस्था के रूप में है, चाहे शरीर में अव्यवस्था के रूप में है ना। हमारी गाड़ी खराब होती है, वो हमारे लिए प्रॉब्लम है, लेकिन मैकेनिक को गाड़ी खराब, हमारा एक दोस्त है वो ऑर्थोपेडिक्स है, कहता आजकल धंधा ठीक नहीं चल रहा है। उसका धंधा कब ठीक चलेगा? एक्सीडेंट भी हो और आदमी मरे नहीं, ये कंडीशन है। एक्सीडेंट हो, हड्डी टूटे, आदमी जिंदा रहे। एक्सीडेंट हुआ, आदमी मर गया, उसकी किसकी हड्डी बदलेगा? बोले आजकल धंधा ठीक नहीं चल रहा है। तो उसकी बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है, क्रिटिकल सिचुएशन है। एक्सीडेंट भी हो और मरे भी नहीं, उस बीच में उसका धंधा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि तमाम घटनाएं घट रही हैं। इन घटती हुई घटनाओं में यदि मेरे पास सॉल्यूशन है तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। इससे क्या ध्यान में आ गया कि अव्यवस्था मेरे लिए अव्यवस्था नहीं है, मेरे लिए वो, अब मैं ये भी समझने लगा हूं कि ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। मैं ही इन तमाम अव्यवस्थाओं से इतना पीड़ित रहा हूं कि या तो मैं मर जाऊं या 10-20 को ले डूबूं, बिल्कुल मरने मारने की सीमा तक। और मेरे को नेताओं के प्रति बहुत प्रतिक्रिया, ब्यूरोक्रेसी के प्रति भी प्रतिक्रिया।
ऐसा एक दौर से मैं गुजरा हूं। आज मेरे को किसी के लिए प्रतिक्रिया नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये समझ में आ गया कि जैसे बच्चा सुसु पोटी करता है तो हम शरीर से बड़े हुए हैं, हम आकार से मानव हैं, आचरण से मानव होना शेष है। जब तक हम आचरण से मानव नहीं होंगे तब तक ये सब चलता रहेगा। इसके लिए किसकी जिम्मेदारी? मंगल ग्रह से लोग आएंगे क्या? तो मेरी जिम्मेदारी। तो यदि हम इसका ये करते हुआ कि इस प्लेनेट पे कितने प्रतिशत, देखो कल हमारी चर्चा हो गई है, अब आप बताओ कितने प्रतिशत लोग हैं इस पूरे वर्ल्ड में जो जिंदा रहने को जीना मान के जी रहे? कितने प्रतिशत? ऑलमोस्ट ऑल 99.99। अब उनको पता है क्या? उनको तो पता ही नहीं है। अब जिसको पता ही नहीं है वो बेचारा ठीक भी क्या करेगा? जब आप यहां कल 9:30 बजे आए थे, आप सब जी रहे थे। तो पहला दिन मुंडन संस्कार होता है। तो पहला दिन आपको बताया जाता है कि आप जी नहीं रहे हो, आप जिंदा हो। अब जीना आपकी जरूरत है कि नहीं है? तो आप बोलते हाँ ये तो जरूरत है। तो वहां से हम बात को शुरू कर। यदि आपकी कोई चीज आवश्यकता नहीं है तो उसके लिए आप पात्र सुपात्र नहीं हो सकते। तो पहले उस चीज की पात्रता को पहले आपको बताना पड़ता है, देखो ये आपके पास नहीं है और आप मान रहे हो कि मेरे पास है। तो देखिए मतलब हम में से हर एक की अपनी एक देखने की ताकत है, दृष्टि की ताकत है। हमको वो नहीं दिखता, ये आंख से कुछ नहीं दिखता है। पेन दिख रहा है? पेन दिख रहा है? आंख से दिख रहा है? पेन आंख से दिखता है? जिस आदिवासी ने ये पेन देखा नहीं है उसको दिखाएंगे तो दिखेगा? इसका मतलब आंख से पेन नहीं दिखता है। आंख से कुछ भी नहीं दिखता है। यदि आपकी आंख खराब होती है तो एक चश्मा और लगाते हैं। इसका मतलब आंख शुद्ध रूप से बायोलॉजिकल लेंस है, आंख देखती नहीं है, केवल देखने का साधन है, देखने का माध्यम है, लेंस है, बायोलॉजिकल लेंस है। क्योंकि जब ये लेंस खराब होता है तो एक लेंस और लगाते हैं। तो आंख 6x6 होने से नहीं दिखता है। क्या समझ 6x6 होने से दिखता है? देखने का मतलब समझना। इस हॉल में एक आर्किटेक्चर आएगा, एक इंजीनियर जो बिल्डिंग डिजाइन वाला इंजीनियर आएगा, उसको बिना देखे इसके सरिये दिखाई दे रहे हैं, हमको आपको दिखाई नहीं दे रहे। तो जिसकी जैसी दृष्टि है, जिसकी जैसी समझ है, उतना ही उसको दिखता है। एक बहन किचन में जाएगी तो उसको सारी चीजें दिख रही हैं, हमको वैसी नहीं दिखाई देगी जैसी उनको दिख रही है। जब एक व्यक्ति एरोप्लेन के कॉकपिट पे बैठ के ड्राइविंग सीट पे बैठा है तो उसको सब चीज दिख रही है, हमको तो कुछ नहीं दिख रहा है ना? तो इससे ये समझ में आया कि आंख से कुछ भी नहीं दिखता है, आंख केवल बायोलॉजिकल लेंस है। देखने वाली चीज मैं हूं, जैसी मेरी दृष्टि है वैसा दिखता है। इसलिए कल सुबह से केवल मैं आपकी दृष्टि को विस्तार देने की कोशिश कर रहा हूं कि देखने का तरीका क्या हो सकता है। तो क्या समझ में आया? ये सृष्टि में अनंत घटनाएं घटती रहेंगी, घटी रही हैं। जो आपने बात कही कि यदि बाहर अव्यवस्था है तो उससे दुखी होने की जरूरत नहीं है ना? मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है, ये मेरे दुख का कारण है। कितना बढ़िया। तो अव्यवस्थाएं दुख का कारण नहीं है, बाहर कुछ भी दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण एक ही है कि मेरे पास उस सिचुएशन को हैंडल करने की पोटेंशियल नहीं है, समझ नहीं है। कितना बढ़िया। कैसा लग रहा है? तो मैं एक ही बात, कल जो मैंने बात कही धर्म के बारे में, मैंने जो बात कही, अभी हम एक प्रतिक्रिया से ग्रस्त माइंडसेट किसी सॉल्यूशन की तरफ जा नहीं सकता है।
यदि आपके माइंडसेट में प्रतिक्रिया है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये अपना है, ये पराया है, इस जाति के लोग ठीक नहीं है, इस धर्म के लोग ठीक नहीं है, ये अमीर लोग ठीक नहीं होते, पद वाले ठीक नहीं होते, है ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। तो पहली बात ये समझने की है कि मैं चीजों को जैसी है वैसा देख रहा हूं। तो अब ये ध्यान में आता है कि इस प्लेनेट पे मानव 2 लाख साल से यदि है तो 2 लाख साल में उसने मेहनत की है, उसकी मेहनत का फल हमारे पास है, और कम से कम हमने जिंदा रहने पे विजय पाई है। ये कम काम है क्या? हाँ, हमने जिंदा रहने पे विजय पाई है। हमने मकान बना लिए, कपड़े बना लिए, मोबाइल बना लिया, टीवी बना लिया, एरोप्लेन बना लिया, सड़कें ठीक कर ली, है ना, दवाई बना लिया, और यदि कोई प्रॉब्लम है वो माइंडसेट की वजह से है ना। तमाम ग्रीन टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, लेकिन ग्रीन टेक्नोलॉजी इसलिए नहीं आ सकती है क्योंकि कुछ लोगों के प्रॉफिट अटकते हैं। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी कोई चीज को नहीं आने देती है, पेट्रोलियम लॉबी कोई चीज को नहीं आने देती है, पॉलिटिकल लोग कोई चीज को नहीं आने देते हैं, क्योंकि जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, यदि चीजें बदलेंगी तो उनके वेस्टेड इंटरेस्ट पूरे नहीं होंगे। तो समस्या मानसिक है, समस्या टेक्नोलॉजी नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग मानसिक समस्या है। अब ये तो स्टडीज में आने लगा ना, अब लोग यहां तक पहुंच रहे हैं, और ये अच्छी बात है। यदि यहां तक पहुंच जाएंगे कि ग्लोबल वार्मिंग किसी फैक्ट्री के कारण नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग किसी के आदमी में धुआं उठ रहा है उसके ब्रेन में धुआं उठ रहा है, तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग है। यदि उसका माइंडसेट ठीक हो जाएगा, फैक्ट्री तो ठीक हो जाएगी, फैक्ट्री तो हमारी बनाई हुई है। तो धीरे धीरे हमारे सारे निष्कर्ष यहां तक पहुंच रहे हैं कि तो इससे क्या निकला? इससे क्या निकला? बाहर कुछ भी दुखी होने के लिए नहीं है, बाहर कोई समस्या नहीं है। समस्या एक ही है कि मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है। भी धरती पे आए किस बात के लिए? खा पी के चल दोगे क्या? खाकरा फाफरा? हम आए ही इसलिए हैं, हमारे आने के पहले धरती जैसी थी और हमारे जाने के समय में ये उससे बेहतर हो जाएगी, ये मेरे होने का मतलब है। इससे कम में क्या मजा आएगा? और यदि ये धरती कल को पूरी ठीक हो जाएगी, किसी और प्लेनेट पे चलेंगे भाई। जब एक पे मानव है तो और भी प्लेनेट होंगे जहां मानव होगा। तो एक आदमी अपनी उपयोगिता का, मानव की तृप्ति का मतलब ये है कि हर मानव अपने महत्व को जान के तृप्त होता है। हर मानव अपने महत्व को जान के तृप्त होता है, उसकी उपयोगिता ही उसका महत्व है। जिंदा रहने के धरातल पे हमने कमाने खाने को ही अपनी उपयोगिता माना है। जब जीने की जगह आएगी तो मैं कैसे खुश रहूं और ये पूरा संसार कैसे खुश रहे, तब हम इस बात को सोच पाएंगे। बढ़िया, तो फिर से लौट आते हैं। स्वीकृति बराबर सुख, अस्वीकृति बराबर दुख। जितनी लंबी स्वीकृति उतना लंबा सुख, जितनी गहरी स्वीकृति उतना गहरा सुख। ऐसा है? नहीं है? माइक लीजिए, माइक लीजिए। अब तक की मेरी जो छोटी समझ है उसके अनुसार मैं बोल रहा हूँ। हाँ, सुख का मतलब अनुकूल की प्राप्ति और प्रतिकूल से मुक्ति। जो आप बोले उसी बात को मैं एक अलग तरीके से कहा। जैसे मैरिज सुख है, इफ आई लव हर, दुख है, फिर डिवोर्स बिकम सुख। अब सुख 3 प्रकार के होते हैं जो देखो हमारे देखो 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 देखो, वन बाय वन है। एक मिनट थोड़ा रोक दो। अभी आपके ये सुख की परिभाषा शरीर के धरातल से आ रही है, जिंदा रहने के धरातल से आ रही है ना, इसलिए वैसा था। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अभी हमारा सुख दुख शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता को हम सुख दुख कह रहे हैं, है ना। अभी एक और एंगल। हाँ, यदि यदि जीने के स्वरूप में सुख दुख की बात करेंगे तो जीने के स्वरूप में समझ में आएगा कि संसार नियम पूर्ण है, मानव में समझने की क्षमता है, वो नियम को समझता है, इसका नाम सुख है। यदि वो नियम को समझता है, इसका नाम सुख है, तो उसका स्टेट ऑफ माइंड सुखी बना ही रहता है। बाहर की कोई परिस्थिति उसको प्रभावित कर सके ये संभव ही नहीं है, बीवी कैसी भी हो। ये उस धरातल का सुख है। एग्री जी। दूसरा एंगल, सुख के भी 3 प्रकार हैं। हाँ। सात्विक सुख, राजसिक सुख और तामसिक सुख। ये मेरी गीता से ज्ञान जो छोटा मोटा मिला।
अब मैं देखो यहाँ पे इसलिए ला रहा हूँ कि आपने बोला विरोध देखो का देखो व्यवस्था देखो बनाए। देखो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा और फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, और मैंने शुरू में की भी थी। कृपया करके जब यहां से कुछ कहा जा रहा है, आप जो कहा जा रहा है सीधे सीधे आपके लिए कहा जा रहा है। तो मैं अपने आप पे अपना उदाहरण दूंगा, मैं गीता उदाहरण से अभी दूंगा। मैं जो कह रहा हूं एक बार उसको सुन लीजिए। तो आपको गीता से मत मिलाइए, क्योंकि हर दर्शन की अपनी टर्मिनोलॉजी होती है, उसको कहने का अपना एक तरीका होता है। आप एक मानव हैं, आप सुखी दुखी होते हैं, सीधे सीधे जो कहा जा रहा है आपके लिए कहा जा रहा है। तो क्रिया को सीधे सीधे पकड़ें, यदि किसी दूसरे दर्शन के शब्दों से उसको मैच करके पकड़ने की कोशिश करेंगे तो बात नहीं बनेगी। एग्री। तो मैं गीता शब्द को हटा देता हाँ, उसको हटा दीजिए, मैं अपनी रियल बात की अपने रियल एग्जाम्पल, अपनी बात कीजिए, राइट। हालांकि उससे मैच हो जाएगा, एक कोइंसिडेंस मत करिए मैच, मैच नहीं कर रहा। बाद में कर लीजिएगा। राइट। 5 साल पहले मैंने ये पाया कि मुझे फल खाना है। बहुत बढ़िया, ठीक। बहुत बढ़िया। फल खाना मुझे अच्छा नहीं लगता था, बहुतों को नहीं लगता। हम्म, हम टेबल पे 9 लोग बैठते हैं, मैं अकेला फल लाता, हम्म, मुझे भी नहीं अच्छा लगता था। हम्म, तो मैं टाटा सॉल्ट का काला नमक डाल के हम्म, ये थोड़ा स्वाद आ जाए खाऊं। हम्म, 1 साल के बाद उसको हट गया, मुझे फल अच्छा लगने लगा। हम्म। अब 5 साल से अगर मैं फल नहीं खाता हूं तो मुझे दुख होता है। अब यहाँ पे व्यवस्था में उसका सम्मान के लिए जो रोटी सब्जी मिलता है वो खा रहा हूँ, ठीक है, राइट। तो ये अगर उसको आप गीता वर्ड हटा दें तो ये एक तरह का सात्विक सुख है जो शुरू में मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मुझे लॉन्ग टर्म में फायदा है, राइट। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? इसका देखो देखो अब ये समझने की बात है। सुख से स्वीकृति है कि स्वीकृति से सुख है? अब ये इसमें आपकी बात आ जाएगी। यदि जिंदा रहने के धरातल पर कहें तो बेसिकली सुख के लिए स्वीकृति है, अनुकूलता के लिए स्वीकृति है। जब जीने के धरातल पर जाएंगे तो समझ में आया कि जो सही है वो स्वीकार हो जाता है, तो जो स्वीकृति से सुख है, फिर मैं मेरी पूरी जीवन शैली को बदल सकता हूं। तो समझ से स्वीकृति है, स्वीकृति ही सुख है। फिर उसमें जो बदलना है मैं बदल, नौकरी करना है कि नौकरी छोड़ना है, कि है ना, शादी करना है कि नहीं करना है, कि जंगल में रहना है कि शहर में रहना है, फिर वो शरीर की अनुकूलता, वो तमाम। मैं बस्तर में रहा हूं, नक्सली का एक ग्रुप 12 लोगों का ग्रुप होता है जिसमें 9 पुरुष 3 महिलाएं होती, और वो वेल क्वालिफाइड लोग हैं, और वो जंगल में कितनी खराब परिस्थितियों में रह रहे होते हैं, और लगातार पुलिस का खतरा रहता है, बरसात और गर्मी के मौसम साथ साथ निकलते हैं। क्या सुख है उसमें? लेकिन उसके लिए क्या सुख है? अपने विचार के लिए वो समर्पित है। इसका मतलब है कि जब मैं किसी विचार के लिए समर्पित हो जाता हूं, शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता उसमें समर्पित हो जाती है, उसमें मायने नहीं रखती है। फिर पत्ते भी मिले तो मैं पत्ते भी खा लूंगा, और मेरे को पत्ते भी ठीक लगने लगते हैं। तो ये उससे हायर लेवल पे जैसे जाएंगे तो हमारा ऐसा सुख का, तो समझ से स्वीकृति से सुख, ये एक डायमेंशन है, और इंद्रियों से स्वीकृति, ये एक सुख है। तो शरीर के धरातल पर ये नीचे से आ रहा है, और समझ के धरातल पर ये ऊपर से आ रहा है। बढ़िया जी। हाँ जी, और बोलिए, और बोलिए। चेक कर पा रहे हैं? मैं आपसे अपेक्षा कर रहा हूं कि आप एक ऐसा एग्जांपल लेके आएंगे जिसमें अस्वीकृति बराबर दुख है, अस्वीकृति बराबर सुख है, और स्वीकृति बराबर दुख है कोई? या तो हाथ खड़े करो, हाँ नहीं है भाई, या बोलो। देखो कितनी बढ़िया बात। एक नियम पूरी धरती पे लागू कर रहे हैं कि लागू है उसको पहचान रहे हैं, बस हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो है केवल उसको पहचान रहे हैं। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। आपकी जिंदगी में कोई ऐसी घटना जिसमें आपने कोई चीज को अस्वीकार किया हो और आप सुखी हुए हो? अस्वीकार करके आप सुखी हुए हैं या स्वीकार करके आप दुखी हुए हैं? बोलो बोलो। माइक जिंदा माइक भैया, माइक देने वाले ऑन करके दिया करो। चल नहीं रहा। अभी चला, बोलिए बोलिए। नहीं,
जिंदा रहने के धरातल पे हम सोचे तो बेटी की शादी हमको स्वीकृत है, लेकिन जब बेटी चली जाती है तो दुख होता है। वो जिंदा रहने के धरातल पर सही है, लेकिन नहीं, नियम काम कर रहा है। धरातल कोई भी हो, नियम काम करेगा। यदि नियम काम नहीं कर रहे तो फिर हमको सोचना पड़ेगा। तो बेटी की शादी की स्वीकृति है, और शादी का मतलब है बेटी दूसरे घर जाती है। तो बेटी से प्यार है, बेटी फिजिकली उपलब्ध नहीं रहेगी, इसके प्रति अस्वीकृति है, इसका नाम दुख है। और बेटी बहुत तंग करती थी, जान बची, जाओ। नियम काम कर रहा है। बेटी की शादी की स्वीकृति है, शादी कर दी। बेटी से बहुत प्यार है और फिजिकली उपलब्ध नहीं है आपको, इसके प्रति अस्वीकृति है, उसको उतना दुख है। और बोलिए, माइक उठाइए। ट्रेनिंग, कोचिंग, हीलिंग करता हूँ। क्या और करते जॉब ट्रेनिंग, कोचिंग, हैं? ट्रेनिंग, कोचिंग, हाँ, हीलिंग, हीलिंग, कंसल्टेंसी वगैरह, काउंसलिंग वगैरह। जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, तो जब जाते हैं पार्टी वगैरह में तो नॉनवेज भी होता है, तो उसका अस्वीकार करते हैं खाने के लिए। तो कोई माइंड की स्थिति चेंज नहीं होती, दुख भी नहीं मिलता, वो बोलो भाई। सुख भी नहीं मिलता। सामने नॉनवेज देखा, इन्होंने अस्वीकार किया और ये सुखी हुए, ये कैसे हो गया? और एक दूसरी बात कि पहले से निबट लें, पहले से ही निबट लें। तो आपकी नॉन वेज के प्रति अस्वीकृति है, तो अस्वीकृति देने की स्वीकृति है। आप अपनी स्वीकृति के साथ हैं, इसलिए आप सुख खुश हैं। हो गया, निबट गया। हाँ, दूसरा बोलो। और जैसे फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, आओ। एग्जाम्पल ऐसा हुआ नहीं है। नहीं होता, आप तो अच्छा आदमी। और बाहर जाते हो ड्रिंक का, हाँ, मैं समझता हूँ। चलो ड्रिंक करो, ड्रिंक चलो करो, ड्रिंक करो। चलो हमने कर लिया तो गिल्टी की भावना आ जाती है। हाँ, ऐसा हाँ, कुछ कर नहीं लिया। करते हैं और करते हो तो गिल्टी की भावना आ जाती है, तो हाँ। दुख हो जाता है। तो स्वीकार करने से दुख आ जाता है। हाँ, इसका मतलब है कि आपको ये स्वीकृति है कि ड्रिंक नहीं करना है। आप दोस्तों के दबाव में कर, दोस्तों की स्वीकृति है, ड्रिंक की अस्वीकृति है। वो स्वीकृति अस्वीकृति पे भारी पड़ गई और आपने 2 घूंट लगा लिया। लगाया नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। आपने नहीं लगाया, मैं भी। इतना क्या खराब है? कोई 2 घूंट लगा लिया, इसमें क्या खराबी? नहीं, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो लोग बोलते हैं और हम कर लेते हैं, फिर बाद में गिल्टी हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज के प्रति अस्वीकृति है, वो चीज करने के से गिल्टी फीलिंग होता है। गिल्टी का मतलब है नहीं करना था और मैंने कर लिया, सिंपल, उतनी ही बात। कहाँ गलती है? नियम काम कर रहा है कि नहीं? जिस चीज के प्रति आप अपनी स्वीकृतियों के साथ बने रहें, यही आपका सुख है। जब भी आप अपनी स्वीकृतियों से विपरीत कोई आचरण करते हैं, यह आपके लिए गिल्ट है। थैंक यू। और बोलिए। हाँ जी, हो गया। हाँ जी, माइक। मेरे प्रश्न पे आगे खाली पूछना है कि आपका कहना है कि अव्यवस्था के प्रति हमारी अस्वीकृति से हमें दुख तभी पहुंचता जब हमारे पास समाधान ना हो। अगर समाधान है तो मेरे लिए वो सुख है। मेरे लिए वो अपॉर्चुनिटी है अपने में समाधान को प्रूव करने के लिए। ओके। भैया, आप एक हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाते हो, है ना? तो डॉक्टर आपको देख के परेशान थोड़ी होता है, उसके लिए आप अपॉर्चुनिटी हो। समस्या मेरे लिए है कि मुझको उसको हैंडल करना नहीं आता है, सिंपल है। हाँ जी, और कोई? गुड, आप सबके लिए जोरदार तालियां। काफी सारा आपने इस पे काम किया और काफी सारे एंगल से देखने की कोशिश की। तो इससे क्या उपलब्धि हुई? ये सब देखने से, ये सब देखने से हमको क्या मिला? हाँ, एक तो हमको यूनिवर्सलिटी पता चली कि पूरी दुनिया के लोग एक ही टाइप के हैं भाई। गोरा हो, काला हो, स्त्री हो, पुरुष हो, लंदन हो, अमेरिका हो, कहीं से भी आया हो, इसके सुखी दुखी होने का तरीका एक ही है। एक तो ये पता। तो आदमी हमारे लिए अजनबी नहीं है। देखो, मैं बेसिकली कंप्यूटर इंजीनियर था कभी,
वंस अपॉन ए टाइम आई वॉज इंजीनियर। लेकिन मेरे को वो दिन याद है कि जब भी हम किसी कंपनी में कंप्यूटर देखने जाते थे तो मेरे को अपना सा ही लगता है, क्योंकि मैं उसको समझता हूं। तो जिस चीज को मैं समझता हूं उस चीज के साथ मैं रिलेट कर पाता हूं, उस जो मेरे को अजनबी नहीं लगता है। तो जैसे जैसे हम आदमी के भीतर प्रवेश कर रहे हैं, अभी तक हमने मानव को शरीर से देखने की कोशिश की है। जैसे जैसे हम आदमी को शरीर के बियॉन्ड देखते हैं, सही अर्थों में मानव को देखते हैं, तो हमको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आने लगता है। मेरे को पता है, तो आप जब शिविर करने आते हो मेरे को कोई भी नया नहीं लगता है। और बहुत सारे चेहरे तो देखे देखे से लगते रहते हैं, बोलता नहीं हूं सबको, सभी को देखे देखे लगता है, लेकिन नहीं समझ में आता है तो ऐसे ही होता है। तो एक हमको इस बात पे कॉन्फिडेंस आया कि ये मानव सब एक ही जैसे हैं, इनकी मूल चाहत एक है, इनकी मूल क्षमताएं एक हैं, इनके सुखी दुखी होने का नियम एक है। अब किस बात पे लड़ेंगे? धीरे धीरे अपने को काफी कुछ खुलता जाएगा। तो एक बात तो ये खुली कि मानव के सुखी दुखी होने का, पूरी धरती के सारे मानव के सुखी दुखी होने का नियम एक है, चाहे वो भ्रमित रहे चाहे वो जागृत रहे, नियम एक है ना। अब केवल काम इतना ही करना है। अभी क्या प्रॉब्लम है? हमारी स्वीकृतियां कैसी हैं? पहले भी ये चर्चा में आया। अभी हमारी स्वीकृतियां सेम रहती हैं कि बदलती रहती हैं? बदलती रहती हैं, क्योंकि स्वीकृति कहां से आ रही है? भाव से। भाव कहां से आ रहा है? भाव से। भाव की स्वीकृति भाव, भाव परिवर्तनशील है तो भाव, स्वीकृति परिवर्तनशील है इसलिए भाव भी परिवर्तनशील है। इसलिए हमारी जिंदगी में कोई स्थिरता नहीं है, हमेशा सब कुछ हिलते डुलते रहता है। और मैं स्टेबिलिटी चाहता हूं। मैं स्टेबिलिटी चाहता हूं तो शरीर के धरातल पर जो कुछ भी है उसमें कोई स्टेबिलिटी कभी भी नहीं आएगी, है ना, क्योंकि वहां स्टेबिलिटी है नहीं, वो परिवर्तनशील चीज। एक बात की क्लैरिटी हुई। चलो दूसरा क्या मिला? स्वीकृति बराबर सुख, अस्वीकृति बराबर दुख। इससे और क्या समझ में आया? इससे एक समझ में आ गया कि यदि मेरे को सुखी रहना है तो मेरे को मेरी स्वीकृतियों को हैंडल करना होगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हैंडल करना बहुत आसान है। जैसे अभी हॉल में है, लाइट चली गई, थोड़ी गर्मी हो जाएगी। एक माइंडसेट है, ओहो बिल्कुल नहीं रहा जा रहा है। और इसी गर्मी में आपको अपनी गर्लफ्रेंड से बैठ के बात करना होता तो आपको पता भी नहीं चलता कब लाइट चली गई। इसका क्या मतलब है? आपका मन का खेल है, तो मन की एक रेंज है। मैं नहीं कह रहा कि आपको आग के ऊपर रख देंगे कि आपको बर्फ के ऊपर रख देंगे, लेकिन एक रेंज है, उसने टेम्परेचर में कोई हमको बहुत फर्क नहीं पड़ता है। तो यदि मैं अपने आप को, यदि मैं समझता हूं कि स्वीकृति बराबर सुख है, तो मैं अपने आप को सेट कर लेता हूं, यार इसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, इसमें रहा जा सकता है, मेरे को स्वीकार है, और मैं आराम में आ जाता हूं। कोई एक व्यक्ति विशेष है, वो ऊंची आवाज में बात करता है ना, कोई एक व्यक्ति विशेष है कुछ और इस तरह की। तो यदि मैं स्वीकार, जैसे मैंने कहा कि पागल व्यक्ति को हम स्वीकार लेते हैं कि भैया इसकी स्थिति ठीक नहीं है, तो हम परेशान नहीं होते। मैं तो मेरा बहुत बढ़िया एग्जाम्पल कह सकता हूं। मेरे को वॉइस को लेके बहुत सेंसिटिवनेस है। मेरे को आवाज अच्छी नहीं लगती, मतलब अनावश्यक, जैसे फैन चलेगा, फैन चलने की आवाज आएगी, तो मेरे को ये इतने साल से या तो शिविर करते करते बहुत फोकस्ड होकर सुनने की आदत हो गई है, उस वजह से मेरे को एक आवाज के प्रति सेंसिटिवनेस है। कैसे है? लेकिन मैंने देखा कि मैं ट्रेन में जाता था तो मेरे को नींद बहुत अच्छी आती है ट्रेन में, और कभी कभी तो लगता था घर में भी ना ऐसी व्यवस्था करवा दूं कि बिस्तर ऐसे ही से हिलता रहे, आवाज आती रहे। उस आवाज से प्रॉब्लम नहीं हो रही है। फैन चल रहा है घर में तो उसको लग रहा है यार ये आवाज कर रहा है। क्या चीज है? स्वीकृति, स्वीकृति, स्वीकृति। आपकी हाइट 5 फुट है, आपकी स्वीकृति नहीं है उसके लिए। कोई लड़की है, उसको अपनी लड़की होने की स्वीकृति है, उसको लगता है मैं लड़का क्यों नहीं थी। कोई इंडिया में पैदा हुआ है, उसको लगता है मैं अमेरिका में क्यों नहीं पैदा हुआ। ऐसे भी तमाम सैंपल मिलते हैं। हाँ, ऐसे एकदम सीरियस सैंपल, है ना। आप तो सुनते ही है ना, वो डंकी आजकल सब यूट्यूब में आने लगा है, लोग मर जाते हैं इलीगली, दूसरे कंट्रीज में जाते हैं। अब कितने, उनकी कितनी तीव्र इच्छा रहती होगी तब वो इस सब मतलब इतना रिस्क लेते हैं। लेकिन इससे ये समझ में आया कि हमारी जिंदगी में सुबह से शाम तक बहुत कुछ ऐसा घट रहा है जिसमें केवल मेरे को थोड़ा सा अपना स्वीकृति का स्विच चेंज करना है और मैं आराम में आ जाता हूं।
नहीं नहीं ऐसा ही क्यों हो रहा है, ये ऐसा ही क्यों है, ये ऐसे ही क्यों होता है। हमारा थॉट प्रोसेस को, अब मेरे को समझ में आ गया कि मेरे थॉट प्रोसेस को मैं कंट्रोल कर सकता हूं, और 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 एक बार वो अभ्यास आने लगता है तो मैं जो भी परिस्थिति मेरे को मिली है उसमें एक रेंज है जिसमें तो मैं आराम से ट्यून कर सकता हूं। ठीक हो गया। अब किसी व्यक्ति के प्रति मेरा द्वेष है, मेरे को उससे कंपैरिजन आता है, मेरे को उससे नेगेटिविटी आती है ना, ये सब बहुत कॉमन चीजें हैं। तो यदि मेरे को समझ में आता है कि मैं उस व्यक्ति की योग्यता को, उस व्यक्ति को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं, ये मेरा दुख है। ठीक हो गया। तो जैसे मैं जीने के धरातल पे आता हूं, एक बढ़िया सूत्र है, वक्त के पहले बोल रहा हूं लेकिन शानदार सूत्र है वो, कभी जैसे आगे खुलेगा तो और बेहतर होगा। उपयोगिता पूरकता विधि से जीने पर सारे आवेशों का शमन होता है। हिंदी में बोला। उपयोगिता पूरकता का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री होना। जैसे पेड़ हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं, वो क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन देते हैं, वापस कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, है ना। तो पूरी नेचर में देखें तो कॉम्प्लीमेंटेरियनशिप है। मानव को ये कॉम्प्लीमेंटेरियनशिप पहचानना नहीं आया है। बेटे का बाप के साथ स्ट्रगल चलता है, ये कॉमन है। जैसे ही बेटा जवान होता है बाप के साथ स्ट्रगल शुरू हो जाती है। तो सब जगह ना सत्ता की लड़ाई है, वो घर में भी है। सास बहू के बीच भी लड़ाई सत्ता की है, चलेगी किसकी, लड़ाई एक ही है कि चलेगी किसकी। तो इसका मतलब है कि यदि मेरे को ये समझ में आने लगता है कि ये चलेगी किसकी का मामला नहीं है, चूंकि मेरा अपना कोई लक्ष्य नहीं है, जैसे जैसे अपने को ये ध्यान में आ गया कि आखिर मैं जिंदगी से चाहता क्या हूं, मैं जीना चाहता हूं। मेरे भाव और विचार के साथ मेरे भाव और विचार सुखदायी हो जाएं, तो उसके लिए मेरे को नियम को समझना होगा। तो नियम समझना मेरे लिए मेरे सुख का स्रोत है, दूसरा मेरे सुख दुख का कारण नहीं है। तो एक बहुत बढ़िया बात कहना चाहता हूं, आपका ध्यान चला जाए कि सही अर्थों में मैं बेरोजगार आदमी हूं, इसलिए मैं किसी ना किसी के कंधे पे लटका रहता हूं, किसी ना किसी के बारे सोचता रहता हूं। मैक्सिमम टाइम हमारे विचार में क्या चल रहा है, मैक्सिमम हमारे टाइम विचार में या तो भूतकाल की पीड़ा, या वर्तमान से विरोध, या भविष्य की चिंता, या दूसरे के बारे में कोई नेगेटिविटी, कोई थॉट चलती रहती है। इससे यह सिद्ध होता है कि आपका अपनी जिंदगी का कोई लक्ष्य नहीं है, आप बेरोजगार आदमी हैं। जिस दिन हमको अपनी जिंदगी का लक्ष्य मिल जाता है, क्या लक्ष्य है, मैं सुखी होना चाहता हूं और मुझ में समझने की ताकत है, समझने की ताकत का जो एग्जिस्टेंस में नियम है उसको पहचान लेना, ये मेरे सुखी होने का जगह है। तो जैसे ही मेरे को ये स्थिर हो जाता है, अब मेरा सुख दुख किसी दूसरे पे निर्भर नहीं है। तो जैसे ही मैं आवेश से, प्रतिक्रिया से मुक्त होता हूं, वैसे ही मैं दूसरे मानव के साथ में कॉम्प्लीमेंटेरियनशिप को पहचानना शुरू कर देता। तो अभी तो ये स्वीकृति का मामला, अभी कंटेंट आपके पास पूरा नहीं आया है, इसलिए अभी तो ये हैंडल नहीं होगा। अभी तो सामान्य चीजें हैंडल हो जाएंगी, है ना। जैसे मैं परिवारों में देखता हूं, है ना, पत्नी को एसी ज्यादा चाहिए, पति को नहीं चाहिए, या वाइस वर्सा, और उसी बात पे झंझट होते रहते हैं। यदि थोड़ी सी समझ होगी तो यार घर में 2 कमरे हैं, अलग सो सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। तो अभी हमारे इतने सारे ऑप्शन होते हैं, तो लड़ने के भी उतने ही ऑप्शन है और खुश रहने के उससे ज्यादा ऑप्शन है। तो इसका मतलब है, एक बात इस चर्चा में क्या निकला, तो एक बात हमारे ध्यान में आ गई कि यदि मेरे अंदर अस्वीकृति है, ये मेरे दुख का कारण है। तो बहुत सारी अस्वीकृतियों को तो मैं केवल ध्यान देने से ही हैंडल कर सकता हूं कि इसमें कोई खास बात नहीं है, ये भी चलता है, ये भी। किसी काम को करने के 2 तरीके हो सकते हैं। अब अक्सर परिवार में इस बात को लेकर झंझट है कि ऐसे करो, ऐसे नहीं करना था, ऐसे करना था। अपनों क्या दिक्कत है, तुमको ऐसे लगता है ऐसे करना है तो अपन ऐसे कर लेते हैं, अपने क्या दिक्कत है इसमें। तो हम दूसरे की मान लेते हैं, इसमें हमको कोई परेशानी नहीं है। यदि मैं समझ की राह में हूं तो मेरे को दूसरे की बात यदि सही लग रही है तो मानने में मुझको कोई बुराई नहीं लगती। तो बहुत सारी जगह में हम अपनी स्वीकृतियों को हैंडल कर सकते हैं,
और अपना पीस ऑफ माइंड, अपनी स्टेट ऑफ माइंड को बचाए रख सकते हैं। ये गहरे लेवल पे कैसे हैंडल होगा, जैसे जैसे आगे की समझ आएगी तब अपना ध्यान इस पे जाएगा। तो बढ़िया, कहां पहुंच गए, क्या क्या निकला इससे, क्या निकला? तो एक तो ये समझ में आ गया कि मैं अपनी अस्वीकृतियों को कैसे हैंडल करूं, ठीक। दूसरा ये समझ में आ गया कि संसार के सारे लोगों के सुखी दुखी होने का नियम एक ही है, अस्वीकृतियां मेरे दुख का कारण है। ये अस्वीकृतियां किसी कंडीशनिंग से भी आ रही हैं। जैसे हम परिवार में बड़े होते हैं तो परिवार में बताएंगे देखो इस कम्युनिटी के लोग ऐसे होते हैं, और हमारी वो कंडीशनिंग बन गई है। इस धर्म के लोग ऐसे होते हैं, इस देश के लोग ऐसे होते हैं, है ना, जिनके पास पैसा होता है वो ऐसे होते हैं। तो यदि मेरा ध्यान जाएगा कि स्वीकृतियां अस्वीकृतियां मेरे दुख का कारण है, तो ऐसी तमाम कंडीशनिंग को मेरे को कितना वैल्यू देना है। हर आदमी को एक नई निगाह से देखा जाए, सही निगाह से देखा जाए, कि कंडीशनड माइंडसेट से देखा जाए। भाई किसी भी धर्म में सारे लोग खराब हो सकते हैं क्या? ऐसा नहीं होता। किसी भी धर्म में सारे लोग अच्छे होते हैं क्या? ऐसा भी नहीं होता। तो हर व्यक्ति को उस व्यक्ति की निगाह से देखा जाए, किसी कंडीशनड माइंड से ना देखा जाए, तो भी मैं मेरी स्वीकृतियों को, जैसे ध्यान जाता है वैसे वैसे मैं चीजों को हैंडल करने लगता हूं। चलिए, अब यहां आ गया, स्वीकृति क्या चीज के लिए है? व्यवस्था के लिए है। व्यवस्था कैसे आएगी? जैसे मेरे अंदर स्वीकृति किस बात की है? कि मेरा मन शांत रहे, मेरा मन व्यवस्थित रहे। लेकिन कैसे रह पाएगा? मेरे चाहने से रह पाएगा? है? अरे स्वीकार करने से नहीं होगा। जब तक मेरी उस व्यवस्था की समझ नहीं होगी। क्या समझ नहीं होगी? इसको थोड़ा सा कह देता हूं, फिर इसको विस्तार से बात करेंगे। देखो, अब ये ध्यान में आ रहा है, यदि मन की ही बात करेंगे तो ये ध्यान में आ गया कि बेसिकली जो शरीर नाम की चीज है, इसको धीरे से बात करेंगे, इसको चलाने वाली कोई चीज है, मन को चलाने वाली कोई चीज है, वृत्ति को चलाने वाली कोई चीज है, इच्छा को चलाने वाली भी कोई चीज है, और इसको चलाने वाले भी कोई चीज है, और उसके ऊपर भी कोई चीज है। कोई मैकेनिज्म है भाई। मेरे चाहने से, मैं चाहता हूं कि मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करूं, मेरे चाहने से होगा कि योग्यता से होगा? मेरे को ऑर्गेनिक फार्मिंग की समझ होगी तो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर पाऊंगा, कि मेरे चाहने से कर पाऊंगा? तो चाहना कोई चीज को शुरू करने के लिए एक मोटिवेशन हो सकता है, लेकिन परफॉर्मेंस तो आपकी किसी योग्यता के आधार पे आएगी, आपकी एक्सपर्टीज के आधार पे आएगी। इसका मतलब है मेरे को पता चले कि यार ये मन की, ये शरीर कैसे चलता है, इसको चलाने वाला कौन है, मन को चलाने वाला कौन है, वृत्ति मतलब विचार, ये ना, इसको चलाने वाला कौन है। यदि मेरे को इसका सारा सर्किट पता है, एक आदमी हमारे घर में आके इलेक्ट्रिसिटी को हैंडल करता है तो उसको सर्किट बोर्ड पता है, उसको बिजली पता है ना, तो वो हैंडल करता है, हमारे से तो नहीं होती है। इसका मतलब है कि मेरे अंदर, मेरे मुझ में, मैं में जो भाव और विचार है, जो इच्छाएं हैं, जो विचार है, आशाएं हैं, समझ है ना, स्वीकृतियां हैं, अस्वीकृतियां हैं, उसका भी काम करने का कोई मैकेनिज्म होगा। तो जब तक मेरे को उस व्यवस्था की समझ नहीं होगी, क्या मैं उसको हैंडल कर पाऊंगा? तो इसका मतलब है स्वीकृति व्यवस्था के लिए है, तो व्यवस्था को समझने का प्रमाण है व्यवस्था में जीना। जीने का प्रमाण है दूसरे को समझाने के लिए, है ना, आपका समर्थ हो जाना। इसका नाम समाधान है, इसका नाम समाधान है, इसका नाम गुजराती में समझण है। कहां पहुंच गए? कहां पहुंच गए? तो मेरी स्वीकृति व्यवस्था के लिए है। हम क्या चाहते हैं? मेरा शरीर व्यवस्थित, मैं चाहता हूं मेरा शरीर व्यवस्थित रहे, पर मेरे को शरीर की समझ नहीं है, तो मैं वो खा लेता हूं जो मेरे को नहीं खाने की जरूरत है ना। यदि मेरे को शरीर की समझ नहीं है तो कम से कम मैं मेरे शरीर को हैंडल नहीं कर सकता हूं। जिसको शरीर की समझ है
वो शरीर को व्यवस्थित कर सकता है। जिसको मन की, जीवन की, मैं की समझ है वो मैं को व्यवस्थित कर सकता है। जिसको गाड़ी की समझ है वो गाड़ी को व्यवस्थित कर सकता है। तो जब तक व्यवस्था की समझ नहीं है तब तक मैं उसको व्यवस्थित क्या नहीं कर सकता हूं। तो इसका मतलब है स्वीकृति व्यवस्था के लिए है, तो मैं जहां भी व्यवस्था चाहता हूं उस व्यवस्था की समझ होना मेरी आवश्यकता है। समझ होने का मतलब है उसका प्रमाण है कि मैं उसके साथ जी सकता हूं। गाड़ी की समझ है तो मैं गाड़ी रिपेयर कर सकता हूं। शरीर की समझ है तो मैं शरीर को ठीक रख सकता हूं। और यदि मैं रख सकता हूं तो मैं उसको दूसरे को समझा सकता हूं। दूसरे को समझा सकता हूं तो वो भी जी सकता है। यहां तक पहुंच गया। इसका नाम समाधान है, इसका नाम समझण है। तो सुख क्या निकला? तो सुख क्या है? स्वीकृति। स्वीकृति किसके, स्वीकृति क्या कहां से आ रही है? समझण से, समाधान से। तो इसलिए कहा, इसलिए सूत्र निकला समाधान बराबर सुख और समस्या बराबर दुख। और समस्या का एक ही मतलब है, समाधान का ना होना ही समस्या है। समाधान का ना होना। इसलिए बाहर कोई समस्या नहीं है, मेरे पास समाधान नहीं है, इसका नाम समस्या है। हाँ जी, कहां पहुंच गए? कहां पहुंच गए? कहां पहुंच गए? कहां से शुरू की, कहां पहुंच गए? अब तक सुख क्या था? अब तक सुख क्या था? जिंदा रहने के धरातल पर शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता को सुख माना। जिंदा रहने के धरातल पर दूसरे को अपने से छोटा साबित करके अपने अहंकार का पोषण हो जाए, इसको सुख माना। मेरी गाड़ी आपसे बड़ी, मेरा मकान आपसे बड़ा, मेरे बड़प्पन का, यहां भी देखो कितनी बारीक वही बात है। जब तक मेरे बड़प्पन का, मेरे बड़ा होने का कोई मापदंड मेरे पास नहीं है, तब तक मेरे को बार बार यही प्रूव करना पड़ता है कि मैं आपसे बड़ा हूं इसलिए मैं बड़ा हूं। यदि मेरे को मेरे बड़ा होने का मापदंड मिल जाएगा तो मेरे को आपको छोटा साबित नहीं करना पड़ेगा, या आपसे बड़ा होके मैं बड़ा होता हूं ये साबित नहीं करना पड़ेगा। अब सुख क्या है? अब तक सुख क्या था? शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता। अब सुख क्या है? समझण बराबर सुख। समझना अपने आप में सुखदायी काम है। आज हमारा दूसरा दिन है, दूसरा दिन है ना आज। कल से आज आपका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन ज्यादा है कि कम है? ठीक हो गया? कल से आज आपका सुख कम है कि ज्यादा है? हम 10 दिन भी चर्चा करेंगे, ना कहने वाला थकेगा ना सुनने वाला थकेगा। आठ घंटे रोज एक आदमी। मैं 20 साल से यही शिविर चलाता हूं। ना मैं थका, मैं नहीं थका, शरीर थोड़ा वक्त के साथ साथ सेकेंड हैंड हो गया। मैं नहीं थका, मेरा उत्साह कम नहीं हुआ, मेरी खुशी कम नहीं हुई, है ना। ये अद्भुत बात है। ज्ञान नित्य नूतन होता है। जैसे अपने बच्चे से प्यार करते हैं, पुराना थोड़ी होता है वो। प्यार पुराना नहीं होता है, शरीर पुराना होता है। शरीर से प्यार करते हैं तो प्यार पुराना हो जाता है। जब मैं को प्यार करते हैं, जब संबंध भाव का होता है, मैं से होता है, संबंध कभी पुराना नहीं होता। संबंध हमेशा उतना ही नया रहता है, उतनी ही ताजगी से भरा हुआ रहता है। तो क्या निकला? मानव के लिए समझना ही सुखदायी काम है। बताओ, सुबह से लेकर शाम तक क्या चर्चा करते रहते? हमने गंगोत्री में शिविर किया। गंगोत्री में शिविर किया। गंगोत्री पता है ना? कितने लोगों को पता है? सभी को पता है। गंगोत्री में शिविर किया तो वहां के जो बिल्कुल गंगोत्री मंदिर के
सामने में गंगा है, उसके सामने में ईसावास्य आश्रम है। तो वहां पे लगभग 100 लोगों के रहने की कैपेसिटी है, लगभग हमारे 100 लोग थे। तो उनके जो जिनका वो आश्रम था, लास्ट डे वो शिविर के समापन में आए। तो वो आए तो मैंने उनके सामने, हमारे शिविर में जो लोग थे, कोई लोग हैं जो यहाँ गंगोत्री वाले शिविर में थे या नहीं, तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा इनके सामने दर्शन रख दो। तो मैंने उनके सामने आधा घंटे में ब्रीफ में दर्शन रखा। फिर उन्होंने अपनी बात कही। वो बोले कि देखो शिविर तो हम भी चलाते हैं, पर 100 लोग एक कैंपस में रह रहे हैं और पूरे दिन कोई दिखाई नहीं देता है और कोई ढोलक और गाने की आवाज भी नहीं आती है। हम 3 घंटे का शिविर करते हैं, उसमें बीच बीच में ढोलक बजानी पड़ती है, तब भी लोग टिकते नहीं है। और आपके यहां काले बाल वालों की संख्या भी ज्यादा दिख रही है। तो बोले आप लोग करते क्या हो? लास्ट में उसने एक बढ़िया कमेंट किया। उसने कहा देखो हम लोग के पास ज्ञान तो है, पर हमारी मुट्ठी बंद है। मुट्ठी बंद है, मुट्ठी खुल नहीं रही। आज की परिस्थितियों के हिसाब से है ना, आदमी से कैसे बात किया जाए, तो ये बात करने का शैली और ये कंटेंट इतना पावरफुल है कि आदमी डायरेक्टली शब्द और लाइन टू लाइन साथ साथ चल पाता है ना। कोई गाना बजाना नहीं है, कोई आस्था नहीं है कि गुरुजी आपका कल्याण करेंगे, कोई भय नहीं है, कोई पैसा नहीं है बीच में, भाई हम तो पैसा चार्ज कर नहीं रहे। कोई भय ना हो, कोई लालच ना हो, कोई आस्था भी ना हो, उसके बाद भी सभा चले और ये कहा जाए कि नहीं मान के दिखाओ, उसके बाद भी चल जाए, इससे सुखद बात और क्या हो सकती। ये कंटेंट की महिमा है ना। तो कंटेंट ऐसा है कि जो डायरेक्टली मेरे बारे कुछ कह रहा है, मेरी जिंदगी के बारे कुछ कह रहा है, आदमी को अपने बारे में सुनने से ज्यादा हिप्नोटाइजिंग या अपने बारे में सुनने से सुखद और कुछ नहीं हो सकता है। तो मेरे को लगता है कि हम काफी अच्छी जगह पहुंचेंगे। तो क्या समझ में आ गया, इससे क्या निष्कर्ष निकला? अभी तक जो हमारे सुख का धरातल था वो शिफ्ट हो गया। अभी तक हमारा सुख बहुत छोटा सा था। इंद्रियों से हम सुख को तलाश रहे थे, खाने पीने से सुख को तलाश रहे थे। उसको मना नहीं कर रहे हैं, पर उस बेचारे की औकात नहीं है कि वो सुख की निरंतरता दे सके। तो यहां बढ़िया बात जो कहने लायक है वो ये, इंद्रियों को क्या नाम देते हैं? संवेदना। सुने? संवेदना। संवेदना का मतलब क्या है? वेदना का मतलब क्या है? पीड़ा। संवेदना का मतलब क्या है? वो पीड़ा जो पूर्णता की ओर इशारा करती है, उसका नाम संवेदना है। स शब्द पूर्णता के अर्थ में है, कंप्लीटनेस के अर्थ में है। तो संवेदना का मतलब है कि वो वेदना जो पूर्णता की ओर इशारा करती है। क्या मतलब? देखो, यदि इंद्रियों में सुख ना होता तो हमारा सुख से परिचय ही नहीं हो सकता था। ये बात ध्यान में आई? यदि इंद्रियों में सुख ना होता तो हमारा सुख से परिचय ही नहीं होता। तो हमारा सुख से परिचय हुआ है, ये इंद्रिय सुख के कारण हुआ है। इंद्रिय सुख से परिचय तो हो गया, लेकिन इसमें निरंतरता नहीं है। निरंतरता नहीं है, यही पीड़ा है। तो ये पीड़ा ये कह रही है कि भैया ये सुख का परिचय हो गया, पर यहां सुख नहीं है। आगे चलो। कहां चलो? समाधान बराबर सुख, समझण बराबर सुख। ये अस्तित्व नियम पूर्ण है, मुझ में समझने की ताकत है ना। और हम 2 दिन से देख रहे हैं कि समझना अपने आप में सुखदायी काम है कि नहीं है। कितने लोग हाथ उठा सकते हैं कि समझना सुखदायी काम है? समझना अपने आप में सुखदायी काम है। जब भी कुछ नया कुछ ध्यान में आता है, एकदम से खिड़की खुलती है, क्योंकि ये मेरी भूख है। सदियों सदियों से इस भूख की तलाश में मैं हूं। मेरा भोजन रोटी कपड़ा मकान नहीं है, वो मेरे शरीर की आवश्यकता है। शरीर की आवश्यकता रोटी कपड़ा और मकान है, मेरी आवश्यकता तो ज्ञान है। ज्ञान से कम में मेरा काम नहीं चलता है
है ना। हमको बुढ़ा दिए यही पढ़ा पढ़ा के। मानव की मूलभूत आवश्यकता क्या है? रोटी कपड़ा और मकान। सारी जिंदगी रोटी कपड़ा मकान में लगे रह गए। अरे मानव की मूलभूत आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान है कि शरीर की मूलभूत आवश्यकता रोटी कपड़ा और मकान है? यदि मानव की मूलभूत आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान हुई होती तो हमारे परिवारों में आवश्यकता से ज्यादा रोटी कपड़ा मकान हो गया है, और गुजरात में तो और ज्यादा है। कहां हुआ? सब तो करके देख लिया। इसका मतलब रोटी कपड़ा मकान मेरी आवश्यकता नहीं है, रोटी कपड़ा मकान मेरे शरीर की आवश्यकता है। मेरी आवश्यकता तो ज्ञान है, समझण है, समाधान है, प्यार है, अपनी उपयोगिता का विस्तार है, सार्थकता के साथ जीना है, मीनिंगफुलनेस के साथ में जीना है। बढ़िया। तो यहां से अब आगे हम बढ़ सकते हैं कि यार ये व्यवस्था किसको बोल रहे हो। एक व्यवस्था वो है जिसकी चर्चा यहां हो रही है, एक व्यवस्था वो है जो शासन व्यवस्था के नाम पे हमारे पास है। शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था एक ही शब्द है हमारे लिए? वो एक ही शब्द है कि अलग अलग है? एक ही शब्द है ना। हम शासन व्यवस्था बोलते हैं, ये हमारे लिए व्यवस्था का स्वरूप है। अब हम ये समझेंगे कि यार ये शासन व्यवस्था सही मायने में व्यवस्था है कि ये कुछ और है। ये अपने आप में बहुत समझने लायक बात है। मैं आगे चलाऊं ना? चलो बढ़िया, थैंक यू। हाँ देखो, दिन तो अपने पास 5 ही हैं, और हमारा क्या है, जितना चाहोगे उतना सुना देंगे। नहीं नहीं, हो गया हो गया। थैंक यू। चलिए अब कहाँ चल रहे हैं हम? लिंक बनाए रखिए, कहां से शुरू कर रहे हैं, एक एक स्टेप करके कैसे आगे जा रहे हैं। तो कहां पहुंच गए? अभी तक हम सुख को शरीर में ढूंढ रहे थे, अभी पता चला कि समझना अपने आप में सुखदायी काम है। और समझना किसको है? व्यवस्था को समझना है। तो व्यवस्था किसको बोल रहे हैं? तो व्यवस्था को बोलने के लिए हम पूरे प्लेनेट को देखते हैं कि बेसिकली ये धरती अपने आप में 4 अवस्थाओं के स्वरूप में है। जैसे उसमें से एक चीज है जिसको हम बोलते हैं मटेरियल किंगडम, दूसरी चीज है जिसको हम बोलते हैं प्लांट्स, है ना, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, फिर एनिमल किंगडम, जीव अवस्था, और फिर ज्ञान अवस्था। ज्ञान अवस्था मीन्स उसमें मानव आता है। चार। तो इसमें ये व्यवस्था को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो व्यवस्था को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और क्यों व्यवस्था को समझने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि मेरे को व्यवस्था में ही जीना होता है। अव्यवस्था में जीना होता है कि व्यवस्था में जीना होता है? व्यवस्था में जीना होता है। अभी मेरा मन व्यवस्थित है कि अव्यवस्थित है? अव्यवस्थित है। अभी हमारे परिवार व्यवस्थित हैं कि अव्यवस्थित हैं? जब परिवार ही अव्यवस्थित है तो समाज छोड़ ही दो, सरकारों की चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो इससे यह समझ में आया कि मानव जहां भी है वहां अव्यवस्था ही है। इसलिए हम व्यवस्था को समझने के लिए नेचर की ओर चलते हैं, और नेचर में जाके देखते हैं कि वहां पे व्यवस्था का स्वरूप कैसा है। अब एक एक चीज देखें। यदि पदार्थ को देखें तो उसका आचरण निश्चित है, हमेशा एक जैसा बना रहता है कि बदलता रहता है? एक जैसा बना रहता है। छत में लोहा लगा है,
हमको लोहे पे विश्वास ज्यादा है कि आदमी पे विश्वास ज्यादा है? लोहे पे। घर में झगड़ा हो तो थोड़ा सा आदमी से भी बोल सकते हैं, तुम तो लोहे से भी गए हुए थे। लोहे पे ज्यादा भरोसा किया जाता है उसके आचरण के लिए। ये ऐसा नहीं करता आज संडे है आज नहीं उठाऊंगा, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोहे के आचरण की निश्चितता है, इसलिए हम लोहे पे भरोसा कर पाते हैं। तो आचरण की निश्चितता का आधार, यदि हमको सब चीज के आचरण की निश्चितता का आधार पता चलेगा तो मानव में भी उसके आचरण की निश्चितता कैसे हो सकती है उसको पहचानने की कोशिश करेंगे। तो पदार्थ मतलब मटेरियल, मटेरियल मतलब लोहा, एल्यूमिनियम, ये सब के आचरण की निश्चितता कैसे होती है? लोहे का करेक्टरिस्टिक्स, एल्यूमिनियम का, इन सब का फिक्स रहता है। वो फिक्स क्यों रहता है? उसका बेसिस क्या है ना? तो उसका स्ट्रक्चर, तो बेसिकली परमाणु जैसा भी, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है। तो परमाणु में जो मात्रा है ना, जो मास है, उसके बेसिस पे वो हमेशा फिक्स रहता है, इसलिए लोहे का आचरण की निश्चितता रहती। ये बात ध्यान में आ गई। यदि चांद पे भी जाएंगे, मंगल पे भी जाएंगे और वहां लोहा मिलेगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा कि अलग हो जाएगा? सेम ही रहने वाला है। पेड़ पौधे में भी आचरण की निश्चितता है। पका हुआ आम मीठा ही होगा, आम में आम के ही गुण होंगे। इसके आचरण की निश्चितता का आधार क्या है? आम से आम ही पैदा होगा। इसके आचरण की निश्चितता का आधार क्या है? तो पेड़ पौधों में जो बीज है, उस बीज के कारण वही पेड़, वही फल, वही गुण, वो साइकिल रिपीट होती रहती है। तो पेड़ पौधों में बीज विधि से आचरण की निश्चितता है, पशु पक्षी में वंश विधि से आचरण की निश्चितता है, और मानव में इसके आचरण का मत पूछो। मानव में स्थिति कैसी है? मानव किसी परिवार में ही पैदा होता है। मानव किसी परिवार में ही पैदा होता है। विश्व के सारे परिवारों के समूह का नाम ही समाज है। समाज ठीक से चले इसलिए उसने कुछ मानवकृत व्यवस्थाएं बनाई हैं। मानव के द्वारा बनाई गई व्यवस्थाएं, मानव के द्वारा क्या क्या व्यवस्था बनाई गई है? हमने एजुकेशन सिस्टम बनाया, हमने हेल्थ बनाया, हमने जस्टिस न्याय बनाया, बाजार बनाया, और क्या बनाया? हमने धर्म बनाया, हाँ मैरिज तो रही गई है ना, हमने परिवार बनाया है ना। ऐसे हमने कुछ सिस्टम्स बनाए। अभी मानव की हालत देखें तो कैसी है? जैसे जैसे एक बच्चा बड़ा होता है उसको लगता है कि परिवार मेरे को समझ नहीं रहा है, और माँ बाप को लगता है कि अब ये बिगड़ गया है। दोनों तरफ से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। किसी भी समाज को लगता है कि ये परिवार, समाज के अध्यक्ष को लगता है कि परिवार जिम्मेदार नहीं है, और परिवार को लगता है कि ये अध्यक्ष गड़बड़ है। किसी भी कॉलेज के बाहर खड़े हो जाओ और बच्चों से पूछो यार तुम्हारा समाज के साथ में क्या संबंध है, क्या आंसर मिल सकता है? क्या आंसर मिल सकता है? ये मिल सकता है कि यार तो समाज ने हमारे लिए किया ही क्या है, और गलत भी क्या है। एक बच्चे को अपने परिवार से जो सपोर्ट मिला है, उसके अलावा उसने जो कुछ भी पाया है पैसे से पाया है ना। थोड़ी गुजरात में अच्छी स्थितियां होंगी, यहाँ थोड़े सामाजिक कार्य थोड़े ज्यादा चलते होंगे, तो थोड़ी कुछ बात कर सकते हैं, लेकिन लगभग जनरल स्थिति ऐसी है। जब मैंने सब कुछ पैसे से पाया है तो मेरे को बाजार पे भरोसा होगा कि समाज पे भरोसा होगा? तो हमारा भरोसा पैसे पे है, बाजार पे है। पैसा आने से सब कुछ होता है ना। समाज नाम की कोई चीज बहुत ठोस है ना, सभी जगह ऐसी स्थितियां नहीं है। तो इसका मतलब है ऊपर वाला एरिया में देखेंगे, ऊपर देखेंगे तो जैसी मिट्टी होती है वैसे पेड़ पौधे पैदा होते हैं। और पेड़ पौधे मरने के बाद उसकी उपजाऊ शक्ति को और बढ़ाते हैं। उन्हीं पेड़ पौधों को पशु पक्षी खाते हैं, वो वापस मर के मिट्टी की उपजाऊ शक्ति और बढ़ाते हैं। इस तरह से एक कॉम्प्लीमेंटेरियनशिप सभी जगह में बना हुआ। मानव के जिंदा रहने के लिए जो कुछ मिट्टी से चाहिए, जो कुछ पेड़ पौधे से चाहिए, जो कुछ पशु पक्षी से चाहिए, सभी उपलब्ध हुआ है। लेकिन मानव ने वापस क्या दिया?
मानव ने वापस जितना दिया वो क्वेश्चन मार्क है, उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग बोल रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग पढ़े लिखे लोगों के कारण है कि अनपढ़ लोगों के कारण है? ग्लोबल वार्मिंग विकसित देशों के कारण है कि अविकसित देशों के कारण ज्यादा है? तो इससे समझ में आ गया सबकी हैसियत, है ना। तो अनावश्यक हम बहुत सारा कुछ बोझा ढो रहे हैं, है ना। तो ये क्लैरिटी बनी कि ऊपर वाले एरिया में 3 क्वेश्चन मार्क हैं, नीचे वाले एरिया में सारे ही क्वेश्चन मार्क हैं, ये अपने आप में पूरा ही क्वेश्चन मार्क है। इसी को बोल रहे हैं फैमिली वार्मिंग। तो 2 ही समस्याएं हैं, ग्लोबल वार्मिंग एंड फैमिली वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग फैमिली वार्मिंग के कारण है। तो समस्या एक ही है कि फैमिली वार्मिंग है। फैमिली वार्मिंग का एक ही मतलब है कि हमने जिंदा रहने को जीना माना है। कितना बढ़िया। तो पूरे विश्व में प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए ये सरकारी विधि से नहीं होगा, सेमिनार विधि से नहीं होगा। फाइनली हमको माइंडसेट में चेंज लाना होगा, उसके लिए एजुकेशन को रिफॉर्म करना होगा, तब जाके कुछ बड़े रिजल्ट हमको मास स्केल पे मिलेंगे, है ना। नहीं तो कोई अपने जीडीपी के लिए, कोई अपने प्रॉफिट के लिए, और हम भी अपने घरों में जिस तरह से जी रहे हैं उसमें भी साधनों के दुरुपयोग होते ही हैं, है ना। हम बातें अच्छी अच्छी करते रहें, जीवन शैली में हमारी में दुरुपयोग है, तो इससे तो कुछ ठोस निकल के आने वाला नहीं है। तो इससे हमारी ये क्लैरिटी बनी कि बेसिकली क्या क्लैरिटी बनी, तो मानव की एंट्री ऐसे होती है इस प्लेनेट पे जैसे फिल्म में विलेन की एंट्री होती है। क्यों हो रही है ऐसा? एंड वो क्यों है? क्योंकि हमने जिंदा रहने को जीना माना है, शरीर को ही सब कुछ माना है। मैं की क्लैरिटी हमारे पास नहीं है। आचरण मैं करता है कि शरीर करता है? आचरण तो मैं का होता है। मैं की क्लैरिटी नहीं है तो हमारा आचरण नहीं हो सकता है। तो ये ध्यान में आने से देखो, ये मतलब आपको कैसी बात लगती है मुझको नहीं पता, है ना। मैंने जब पहला शिविर किया तो मैं 3 दिन 3 रात सोया नहीं, नॉन स्टॉप, खुशी के मारे। इस बात की खुशी, मैंने लगभग 90 से मेरा सोचना शुरू हो गया था। 92 में मैंने जॉब से रिजाइन किया। 97 दिसंबर में मेरे को पहला शिविर मिला। 7 साल हर दिन मैंने स्ट्रगल किया। मैंने सरकारी पैसे से समाज सेवा नहीं किया, अपनी पत्नी के गहने बेच के किया, अपना घर बेच के किया, ठीक। और सब कुछ करने के बाद हिलता कुछ नहीं है। धीरे से ये समझ में आया। तो 7 साल हर दिन स्ट्रगल, और तमाम चीजों को कितना भी समझने की कोशिश करो, पकड़ कुछ नहीं आ रहा है ना। वुमेन डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, सिटी डेवलपमेंट, और ये डेवलपमेंट और वो डेवलपमेंट, 36 प्रकार के डेवलपमेंट, और फिर 36 प्रकार के टुकड़े हमारी लाइफ के, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ। इन सारे टुकड़ों को मिलाते मिलाते जान निकल जाती। समाज में काम करो, घर छूट जाता है ना। तो भाई साहब, और फिर लगता है कि बिना पैसे के काम होता नहीं है। जो पैसा देता है फिर वो अपनी चलाता है, कंपनी दे या कोई कॉर्पोरेट दे या सरकार दे। तो किधर से भी जाओ रास्ता इधर इधर, समाज में काम करो, घर वालों को लगता है तुम बेवकूफ हो। तो ना हमको समाज पकड़ में आ रहा है, ना हमको घर पकड़ में आ रहा है, ना अपनी जिंदगी पकड़ में आ रही है। तो भैया हमने तो इतना सर खपाई किया, इतना स्ट्रगल किया, और लगता था कि यार कुछ नहीं निकल सकता। जब मैं जॉब में था तो मेरे को लगता था कि जिस दिन मैं जॉब छोड़ दूंगा मेरे पास 24 घंटे होंगे और मेरे पास तो बहुत अकल है और मैं बहुत कुछ अच्छा कर डालूंगा। जब जॉब छोड़ के मैदान में आए और काम करना शुरू किया तो हर दिन ने यही बताया कि कुछ नहीं हिलने डुलने वाला है, कुछ नहीं हिल रहा है। ना सरकारी सिस्टम हिलता है, ना समाज का सिस्टम हिलता है, अपने घर का ही नहीं हिलता, बाद की किसको बताओगे। जिन सारी भावनाओं को लेके मैं निकला था, मैं अपनी पत्नी को ही नहीं समझा पाता था कि मैं ये क्यों करना चाहता हूं। तो जब अपनों को ही हम नहीं समझा पाते, वो हमारे लिए और पीड़ा के क्षण होते हैं। अपना ही परिवार हमको नहीं पहचानता है, अपना परिवार हमको मानव के रूप में नहीं पहचानता है। अपना परिवार भी हमको तभी पहचानता है जब पैसा कमा के लिया तो पैसा,
या तो खून के रिश्ते को पहचानता है, नहीं तो पैसे को पहचानता है, नहीं तो पद को पहचानता है। अपने खून के रिश्ते में ही मानव की पहचान नहीं है, अपने खून के रिश्ते में बस सबको लगता है माँ बाप की गलती नहीं है, वो बेचारे बहुत स्ट्रगल करके आए होते हैं, उनको लगता है बस यार सेफ चलो, 2 रोटी मिल जाए। 2 रोटी जिंदगी नहीं है। इतना सारा उठा पटक करके जब पहला शिविर मिला तो यार ये तो मैं तो भाई काम तो बहुत आसान है, इसमें कोई बजट का प्रॉब्लम ही नहीं है, इसमें बजट लाना ही नहीं है कहीं से, केवल इतना ही करना है। जिंदगी में करने लायक एक ही काम है, आदमी बनना है, आदमी बनाना है, जाओ। ये आदमी बन गया तो एक अच्छा पिता बनेगा, अच्छा पति बनेगा, अच्छा दोस्त बनेगा, अच्छा नागरिक बनेगा, ये मिट्टी के साथ भी ठीक जिएगा, गाय के साथ भी ठीक जिएगा, सबके साथ ठीक जिएगा। ये राक्षस बन गया, ये पत्नी को भी तंग करेगा, ये बच्चों को भी तंग करेगा, ये देश को भी तंग करेगा, समाज को भी तंग करेगा। कोई योजना नहीं चलानी। कोई ना कोई देश में ऐसी स्थिति आएगी जब 20 साल केवल शिक्षा पे काम करो, बाकी इस तमाम योजनाओं को थोड़ा कम करो, है ना। तो शिक्षा पे अगले 20 साल में अगली पीढ़ी आएगी, पुराना लौट निकल जाएगा। मरता है ना आदमी, ये बड़ा सुखद काम है। तो कुछ समस्या नहीं है, अपने घर में भी कुछ नहीं करना है, आप हॉल तक ले आओ, आगे जिम्मेदारी मेरी। रेजिडेंशियल शिविर में 7 दिन में 7 दिन 8 दिन में रेजिडेंशियल शिविर में जितने भी लोग विद फैमिली शिविरों, पूरी फैमिली एक साथ आ जाती है। दशरथ भाई है ना सामने, कभी कभी बोलते हैं। दशरथ भाई की फैमिली लगभग इनके ये 3 भाई हैं, इनके आगे 4 लड़के हैं शायद, अब उनकी शादियां हो गई हैं, उनके बच्चे आ गए, टोटल परिवार में मिला के 17 लोग। और इन्होंने अब बड़ी फैमिली, बड़ा बिजनेस है, लगभग 5000 के आसपास लोग इनके यहाँ काम करते हैं, डायमंड का बिजनेस है। परिवार बिजनेस फैमिली में यदि कम ज्यादा होता है तो बिजनेस टूटता है और उसका प्रभाव फैमिलीज पे भी पड़ता है, बिजनेस पे भी पड़ता है, बिजनेस की वायबिलिटी पे भी पड़ता है। तो अपनी फैमिली और बिजनेस के लिए इन्होंने वर्ल्ड के टॉप 10 कंसल्टेंट में से एक कंसल्टेंट हायर कर रखा था, जिसका एक व्यक्ति का एक दिन का फीस 40,000 और साल में वो 10 सिटिंग देगा। कितना हो गया एक आदमी का? 4 लाख। घर के 10 लोगों के लिए पैकेज लिया, कितना हो गया? 40 लाख। 40 लाख का पैकेज लेके उस पैकेज के साथ में ये आगे बढ़ रहे थे। उसकी कितनी सिटिंग हुई मेरे को याद नहीं है, लेकिन उस बीच में इनके बीच के भाई दिनेश भाई ने शिविर किया। उसके अगले शिविर में निकोरा में ही 17 लोग एक फैमिली के एक साथ एक शिविर में, 17 लोग। इनका एक ऑफिस बेल्जियम में है, वो इंटरनेशनल ऑफिस, डायमंड वगैरह का इंटरनेशनल मार्केट बेल्जियम है, एक बेटा मुंबई में है। सबको बुला लिया और चार सत्र। ये पूरा कंटेंट को समझने के लिए जीवन विद्या परिचय शिविर केवल इंट्रोडक्शन है। इसके बाद इसका नेक्स्ट लेवल अध्ययन बिंदु शिविर होता है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल में लगभग 12 बुक्स हैं, एक एक करके एक एक सेशन में बुक कवर करते हैं। और या तो एक मॉडल हमने बनाया था कि इसमें हम 2 साल लगातार चलेंगे, हर 2 महीने बाद 7 दिन के लिए मिलेंगे और एक एक बुक कवर करते रहेंगे और जिंदगी के अलग अलग एस्पेक्ट इसमें कवर होंगे। हम 4 स्टेप तक या 5 स्टेप तक गए थे, उसके बाद कोरोना आ गया और वो चेन रुक गई। 4 स्टेप के बाद में घर के यंग बच्चों ने कहा पापा लोगों से कि पापा अब आप परिवार की चिंता से मुक्त हो जाओ, परिवार की जिम्मेदारी हमारी। आज दशरथ भाई अपना इतना बड़ा बिजनेस होने के बावजूद फुल टाइम अपने आप को इस काम के लिए लगभग निकाल लिए, फुल टाइम, है ना। ऐसे तमाम लोग यहाँ बैठे हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि जितने लोग आपके साथ में वॉलंटियरिंग कर रहे हैं, जितने लोग आपके साथ फुल टाइम लगे हुए हैं, ये सभी लोग हम आप में से ही लोग हैं, इसमें कोई भी सैलरीड नहीं है। और हमको लगता है कि हाँ यार ये तो बहुत कम श्रम में बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। तो आज इतने सारे कई सारे परिवार हैं अलग अलग राज्यों में, जो परिवार पूरे 7 शिविर में बैठ गए, उनकी आपस में बात करने का तरीका, लाइन एंड लेंथ बदल जाती,
उसमें काफ़ी आसान है। तो मेरे को लगता है कि अब वो स्थितियां नहीं है, इसलिए मैं कहता हूं कि मुझको तो ये मुश्किल नहीं लगता है। यदि बैलगाड़ी इतिहास हो सकती है तो सास बहू के झगड़े इतिहास हो सकते हैं, इसमें कुछ भी मुश्किल काम नहीं। तो काम केवल कितना करना है? काम केवल इतना करना है कि ये मानव जो जिंदा रहने के धरातल पे जी रहा था, जिसको लगता है कि जिंदा रहना ही जीना है, सुविधा आ जाने से हो जाता है, सिलिकॉन वैली में जाके जॉब करने से जिंदगी सफल हो जाती है, आईएएस होने से हो जाती है, क्योंकि अब तक हमारे पास यही मापदंड थे भाई, जो मापदंड थे उसमें वो प्रूव कर रहा है। और यहाँ पहुंचने के बाद पता चला कि ये पर्याप्त नहीं है, जिंदा रहना जीना नहीं है, जीने की दुनिया अलग है। तो केवल जीने की दुनिया हमारे पास है, तो केवल यदि मानव को जीना आ जाएगा, ये सारी चेन ठीक हो जाएगी, ऊपर वाली भी ठीक हो जाएगी, नीचे वाली भी हो जाएगी। और ये यदि बाई एजुकेशन आ जाएगा, शिविरों में तो सबको नहीं जा सकता, लेकिन यदि ये बाई एजुकेशन आ जाएगा तो सभी के पास पहुंचना शुरू हो जाएगा। अभी मैं कह रहा, मैंने पता नहीं आपसे शेयर किया कि नहीं, हम तो दिल्ली में काम कर रहे हैं, दिल्ली एजुकेशन के साथ में हैप्पीनेस कैरिकुलम के नाम पे क्लास 1 से लेके 8 तक 1 घंटा रोज मैंडेटरी, ये सभी स्कूल्स में, 1000 स्कूल्स में चलता है। और वो प्रोग्राम इतना पॉपुलर हुआ कि वो मिलेनिया ट्रम्प और कौन कौन आके बीच में देख गए और इंटरनेशनली काफ़ी कुछ चला गया। अभी नेपाल के लोग ढूंढते हुए अपने आप आ गए और वो दिल्ली में आके वर्कशॉप कर गए। आज की डेट में लगभग 3 साल से धीरे धीरे चलते चलते आज यहाँ पहुँच गए। नेपाल की 2 नगर पालिकाएं पूरी तरह से इस कंटेंट के आधार पे अपनी एजुकेशन को रिफॉर्म कर रही। माइक ले लीजिए। वो सभी राज्यों में दिल्ली एजुकेशन का रेफरेंस लिया जाता है। कुछ पॉलिटिकल बैरियर्स हैं जिनकी वजह से कुछ काम नहीं होते हैं। दूसरा ये है कि जब तक आपके पास इसको ना कॉपी पेस्ट नहीं किया जा सकता है। अब आपने शिविर करके देख लिया, इसको आप रट के बोल भी नहीं सकते, है ना। लेकिन ये होने लगा है कि बहुत सारी एनजीओ अपना प्रोजेक्ट बना बना के तमाम सरकारों के साथ हैप्पीनेस कैरिकुलम पे काम करना शुरू कर दिया है। निकलने वाला कुछ नहीं है क्योंकि कंटेंट आपके पास नहीं है। तो जब तक वो कंटेंट क्या है? आचरण ही। तो जब तक वो आचरण रूपी कंटेंट आपके साथ नहीं होगा तब तक आप उसको डिलीवर नहीं करते। केमिस्ट्री सिगरेट पीते हुए पढ़ाई जा सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सामने वाले को आपसे केमिस्ट्री पढ़ना है और केमिस्ट्री पे आपका अधिकार है। वो आपकी सिगरेट को इग्नोर करे, उसका कहता है जो करना है करे यार, केमिस्ट्री अच्छा पढ़ाता है। लेकिन जब आप आचरण पढ़ाने जाओगे तो आचरण के साथ ही होना पड़ेगा ना, ये नहीं चल सकता। तो इसको बिना आचरण के यंग जनरेशन में नहीं ले जाया जा सकता, नहीं तो वो आपके कपड़े फाड़ देगी। भाई आप बड़ी बड़ी बातें करोगे और आपका आचरण ठीक नहीं है, कहाँ आपको सुनेगा और कहाँ चलेगा। इसलिए ये सिस्टम्स में चलने में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है कि जब तक हमको उस क्वालिटी के लोग हमारे पास तैयार नहीं है जो उसको ठीक से डिलीवर कर पाए। आदमी ना केवल अब तक हम ये सोच रहे हैं कि इंफॉर्मेशन पास करना एजुकेशन है। इंफॉर्मेशन नहीं है, भाव पास करना एजुकेशन है। जब हम आचरण की बात करेंगे, भाव पास करना तब होगा जब वो आपके पास होगा। तो ये थोड़ा सा एक बीच का बैरियर है। काफी जगह में रेफरेंस लिया जा रहा है, लेकिन फाइनली काम तो समझना तो होगा। या जैसा कि आपने कहा तो मतलब क्योंकि मैंने पर्सनली उस प्रोजेक्ट पे काम किया था, वो हैप्पीनेस करिकुलम से जो हमने ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन में लास्ट ईयर चलाया था, मेरे को कोई आइडिया नहीं था वो इससे कनेक्टेड है। और यहाँ इस पॉइंट तक भी मैं वो कनेक्शन बना नहीं पाई जबकि मैंने वो पढ़ा हुआ है पूरा। नहीं बनेगा। तो आपने केवल हैप्पीनेस करिकुलम क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट में पॉपुलर हो गया और आजकल जरूरत है ही है, तो सबने उसको कॉपी पेस्ट मार दिया। नेपाल ने उसको हमरो खुशी नाम से लिया है, मध्य प्रदेश ने आनंदम के नाम से लिया है, उत्तराखंड ने कुछ और नाम से किया है, यूपी ने उसको अनुभूति के नाम से किया है। तो हम नाम कुछ भी ले लें, फाइनली कंटेंट तो हमारे पास होना ही होगा ना, उससे कम में तो काम नहीं चलेगा। चलिए बढ़िया। तो ये मैंने कुछ बातें की, मैं थोड़ी सी बात करके अभी की बात को पूरी कर देता हूं। अब हम वापस यहाँ पे आते हैं कि पदार्थ अवस्था का आचरण मात्रा विधि से निश्चित होता है, पेड़ पौधों का आचरण बीज विधि से निश्चित होता है, पशु का आचरण वंश विधि से निश्चित होता है। शेर से शेर का बच्चा ही पैदा होगा, वो शेर का ही आचरण करेगा, ये पक्का है। बकरी से बकरी ही पैदा होगी, वो बकरी का ही आचरण करेगा, ये पक्का है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है।
मानव। देखो कैसी बात है, अब आपके ध्यान में आएगा शादी क्यों करना है। सबसे कॉमन आंसर है कि वंश चलाना है। ठीक हो गया, सबसे कॉमन आंसर है कि वंश चलाना है। अरे वंश तो पशु चलाते हैं, मानव में वंश नहीं होता है। तो ये समझने लायक बात है। क्या गड़बड़ हो गई? जब मानव की बात करेंगे, जब मानव की बात करेंगे तो उसमें शरीर मेल और फीमेल होता है, प्लस मैं नाम की जो चीज है जिसको इस शिविर में हम नाम देंगे जीवन। ये जो जीवन नाम की चीज है, तो बेसिकली मैं जीवन हूं, मैं खुश होना चाहता हूं, मुझ में सोचने समझने की क्षमता है, प्रकृति नियम पूर्ण है, उस नियम को समझने से मैं खुश होता हूं। समझने के लिए शरीर मेरा साधन है, शरीर के साथ में होता हूं, तो शरीर वंश विधि से चलता है। आदमी से आदमी का ही बच्चा पैदा होता है, बकरी पैदा नहीं होती है, ये पक्का है। तो मानव से मानव का ही शरीर पैदा होता है, इसमें कोई शंका नहीं है। तो शरीर वंश परंपरा है, इसमें कोई शंका नहीं। चूंकि हमने स्वयं को शरीर ही माना, इसलिए मानव को वंश परंपरा ही माना। जबकि आचरण शरीर से आ रहा है कि मैं से आ रहा है? आचरण तो मैं से आ रहा है। तो इसका मतलब है मैं वंश परंपरा नहीं है, मैं तो ज्ञान परंपरा है। तो मैं, इसलिए मैं को ज्ञानावस्था के रूप में रखा। साइंस में जब हम पढ़ा रहे हैं तो हम सारी चीजों को लिविंग एंड नॉन लिविंग में कैटेगराइज कर रहे हैं, ध्यान में है। लेकिन यहां हमने 4 में कैटेगराइज किया है, मटेरियल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम एंड ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग को बोला ज्ञान अवस्था की इकाई। मानव एकमात्र इकाई है जिसमें कि ज्ञान की प्यास है, जो कि ज्ञान पूर्वक जीता है। पशु का बच्चा पैदा होता है, क्या अद्भुत व्यवस्था प्रकृति में है। पशु का बच्चा पैदा होता है ना। हम लोग घर में गौशालाएं करते हैं। गाय से बच्चा पैदा हुआ, नीचे बाहर आया, बाहर आके अपने आप गाय ने चाटा वाटा, उठ के उसने दूध पीना शुरू कर दिया। तो कभी कभी ये भी ख्याल आया कि यदि गाय के बच्चे का साइज बिल्ली के साइज का होता तो इसका मुंह जो है थन तक नहीं पहुंचता। पूरी प्रकृति की सेटिंग देखो कि उसका साइज, उसका रूप, उसका सब कुछ इसी का नाम पूर्णता है कि कहीं भी उंगली रखने की गुंजाइश नहीं है। इससे यह ध्यान में आया कि बेसिकली जब हम कह रहे हैं तो मानव का शरीर वंश परंपरा है, पशु में पूरा पशु ही वंश परंपरा है, लेकिन मैं जो है ज्ञान परंपरा है। इसका मतलब यह हुआ कि इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं होता, डाकू का बेटा संत हो सकता है, संत का बेटा डाकू हो सकता है। यदि वंश परंपरा होती तो इंजीनियर का बेटा इंजीनियर हो जाता। तो चूंकि मैं समझ में नहीं आया, इसलिए मैं का आचरण समझ में नहीं आया, इसलिए मानव को हमने विवाह को हमने वंश परंपरा माना। बच्चे पैदा करने को हमने माता पिता होना माना। बच्चे पैदा करना माता पिता नहीं हुआ, और ये हमने करके देख लिया। ऐसा करके हमको तृप्ति मिल गई, जो जिस तृप्ति की हमको तलाश थी। कोई ना कोई खालीपन हमारे पास है। तो सही अर्थों में शरीर का पैदा होना बायोलॉजिकल घटना है, उसमें हमारे आपका ज्यादा योगदान है नहीं। ये बच्चा पैदा होने का काम तो पशु में भी हो रहा है, मेल फीमेल तो पशु में भी होता है। तो इसका मतलब है कि बच्चा पैदा होने तक की घटना प्राकृतिक घटना है, बायोलॉजिकल घटना है। उसमें सही अर्थों में हमारा कोई योगदान, पुरुषार्थ ज्यादा नहीं है। हमारा पुरुषार्थ वहां से शुरू होता है जब हम उस बच्चे को जीने का स्वरूप दे सकें, सही आचरण के साथ जीने का ज्ञान दे सकें। इससे कम में माँ बाप को तृप्ति नहीं मिलेगी। अभी हम क्या मान के चल रहे हैं? बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री अलग है, ज्ञान देने की फैक्ट्री अलग है। जो अलग दाढ़ी वाले रहते हैं, जो अलग बीच बीच में कभी कभी आके प्रवचन करते हैं, वो हमको ज्ञान देंगे। तो उनको जो ज्ञान देना था उन्होंने दिया, उसका सम्मान है। पर एक माँ बाप के लिए इससे कम में वो स्वयं में सम्मानित महसूस नहीं करेगा। मेरे बच्चों का गुरु भी मैं ही हूं, ये बच्चे के लिए भी खुशी की बात है।
बच्चा इस बात को महसूस करे कि मेरे माँ बाप मेरे जिंदा रहने की आवश्यकता तो पूरी कर सकते हैं, पर मेरे माँ बाप को ज्ञान नहीं है, ज्ञान की आवश्यकता के लिए किसी और के पास जाना पड़ेगा। क्या बच्चे को क्या अच्छा लगेगा? मेरे माँ बाप मेरी शरीर की आवश्यकता भी पूरी कर सकते हैं और मेरे माँ बाप मेरी ज्ञान की आवश्यकता भी पूरी कर सकते हैं, तो सही अर्थों में माँ बाप की इज्जत वो उस तरह से कर पाएगा जिस इज्जत की अपेक्षा हर माँ बाप को अपने बच्चे से है। क्या बढ़िया? आप लोग तो बहुत उदास हो गए। हाँ, वो मिसिंग है, इसलिए जब मिसिंग कोई चीज सामने आती है तो हम सीरियस हो जाते हैं, हमारा ध्यान जाता है कि ये मामला मिसिंग हो गया। तो हम हमारी खुद की जिंदगी में और हमारे परिवारों में जितनी भी समस्या पूरे विश्व में है, वो मात्र इस बात की है कि हम वंश परंपरा मान के चले हैं। ज्ञान परंपरा हमारे पास नहीं है, मानव की समझ हमारे पास नहीं है। मानव की समझ नहीं है तो परिवार की समझ हमारे पास नहीं है, परिवार की नहीं है तो समाज की भी नहीं है, देश और दुनिया उससे आगे की बात है, सब कुछ झंझट में है। ठीक, धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे कल सुबह।